जी गुरुदेव, आज हम आपसे एक वायरस और उसके एंटीवायरस वायरस का स्वरूप और उसके लिए मतलब उसको पूरी समझने की भी कोशिश करेंगे और उसके एंटीवायरस के बारे में भी जानना कोशिश करेंगे। तो आजकल देखा जाता है कि जो मतलब फ़िल्म से लेके एड कोई भी हो या यूट्यूब हो, गूगल हो, जिसके पर जो इरोटिज़्म और पोर्नोग्राफी का चलन बहुत बढ़ चुका है। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ओशो को किसी वृद्ध सज्जन ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरी एक आदत है कि मैं बस में या कहीं पर जाता हूँ तो मेरे को मतलब लेडीज़ से फीमेल से घिस के मतलब कुछ उटपटांग हरकत करने की आदत है। तो इसके लिए बहुत बार मेरा इंसल्ट भी हो चुका है, तो मैं क्या करूँ। तो ओशो ने उस टाइप का जवाब दिया था कि आप रोज़ 1 घंटा आंख बंद करके आराम से बैठो और जो भी कल्पना में आप कर सकते हो या जो भी कल्पना कर वो आप करो, तो 3 महीने के बाद आप इससे पार हो जाओगे। तो अभी मेन क्वेश्चन तो यही है कि ये जो अभी पूरा फैल रहा है उसके हिसाब से मनुष्य की ब्रीड भी दिन प्रतिदिन एक नई जनरेशन पूरी यही मानो बर्बाद हो रही है, अब ब्रीड कमज़ोर हो रही है। तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानेंगे आपसे। हाँ, अभी जो है जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है ना? पुराने समय में एक्चुअल वर्ल्ड था। वर्चुअल जो है, वर्चुअल में सिर्फ थोड़ी कल्पनाएं हुआ करती थी, वही वर्चुअल वर्ल्ड था। अभी वर्चुअल वर्ल्ड जो है कल्पनाओं के बाहर भी आ चुका है, मतलब आपके मन में नहीं, बाहर भी वर्चुअल वर्ल्ड आ चुका है। जैसे हम ये जो डिजिटल ग्रोथ कह रहे हैं, जिसमें आपके पास एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे आप न जाने क्या क्या देखते हैं, उस स्क्रीन पे आपका फुल ऑफ वैरायटी है कि आप क्या देखना चाहते हैं, वह सब कुछ है, उसमें अच्छा बुरा सब शामिल है। लेकिन इसमें जो शामिल है, कुछ भी चीज़ आपको परोसी जा रही है तो उसके बीच में जो है उसका लाभ लिया जा रहा है। यह ज़माना जो है कॉरपोरेट कल्चर का ज़माना है, मार्केटिंग का ज़माना है ना, उपभोक्तावादी संस्कृति का ज़माना है। मतलब जो है ये अर्थ युग है। तो अर्थ युग में किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाए जाएं और आपको दिए जाएं, है ना, प्रोडक्ट बनाए जाएं और आपको दिए जाएं। प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाएं जो आपको आकर्षित करते हो, आपके जीवन को थोड़ा सहूलियत प्रदान करते हो, आपकी जीवन में कुछ छोटी छोटी जो भी समस्या है उसका भी वो समाधान देते हों, ऐसे प्रोडक्ट्स जो है बेचे जाते हैं। अब ये जो उपभोक्तावादी समाज है, इसका कारण क्या है? उपभोक्तावादी समाज का एक बड़ा कारण तो ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो जो एक्चुअल वर्क है वो कम हो गया। कि भी आपको एक्चुअल वर्क है, एग्रीकल्चर करना है, कि सब्जियां उगानी है, कि दूध पैदा करना है, कि आपका जो है अनाज पैदा करना है, कि थोड़े बहुत अपना घर वगैरह बनाने हैं, कि लोहार का काम है, कि सोनार का काम है, कि बढ़ई का काम है, कि चर्मकार का काम है, कुम्हार का काम है। इतने काम हुआ करते थे, इतने काम से काम हो जाता था, है ना। अब जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब आप कितने घड़े बना लोगे, कितने बार खेत जोतने के लिए आप कितने खेत जोत लोगे, है ना। अब जो है युवा के कुछ ऐसे दूसरे काम ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब लोग तो ज़्यादा हैं, उनको सब आर्थिक व्यवस्थाएं बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कर्म विभाजन बोलते हैं इसको ना, कर्म विभाजन करना पड़ेगा। तो कर्म विभाजन पहले था, तो कर्म विभाजन था और सबका काम चलता रहता था। और उस समय का सिस्टम ये था कि उपभोक्तावादी समाज नहीं था, उपभोक्तावादी समाज नहीं था। तो उपभोक्तावादी समाज नहीं था तो ये एक बड़ी बात थी कि मतलब यह है कि आपको जो है कम से कम में जीना है, पॉपुलेशन भी कम है, कम से कम में जीना है, वैद्य भी लिमिटेड होंगे, मतलब सब कुछ एक वह था कि जनसंख्या भी सीमित थी और सबके पास उस हिसाब से काम था। या फिर संयुक्त परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार में कुछ लोग हैं जो कमाते हैं तो बाकी लोगों का गुजारा उससे चल जाता था, क्योंकि उपभोक्तावादी समाज नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, तो आसानी से काम चल जाता था। अब जो है उपभोक्तावादी समाज आ गया है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब आपको ऐसी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। परिवहन की तरह तरह की अपना डेवलपमेंट की गई कि ये ऐसा चाहिए, संचार की व्यवस्थाएं, और यह
फिर आपको जो तरह तरह के पेपर्स दिए जाने लगे, पेपर्स बनाने के लिए आपको क्या डाटा सेंटर्स जैसी कोई चीज़ें हो गई, आपके डाटाज होने चाहिए, यह होने चाहिए, वर्चुअल चीज़ें क्रिएट की जा रही क्योंकि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को रोजगार तो देना पड़ेगा, कर्म विभाजन करना पड़ेगा, तो व्यर्थ के कर्म भी अपना प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक बहुत बड़े अपना अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, उन्होंने कुछ साल पहले सरकार को सुझाव दिया, जैसे ये जीएसटी आया और जीएसटी आने के बाद में जैसी आमदनी बढ़ी सरकार की, तब उन्होंने सुझाव दिया सरकार को कि अब जो है सरकार को उस पैसों का क्या करना चाहिए, सरकार को ऐसे रोजगार पैदा करना चाहिए जिनका एक्चुअली जो है कोई उपयोग नहीं है, ऐसे रोजगार पैदा करना चाहिए। तरह तरह के कार्ड्स बनाइए, इनको अपडेट कराइए, यह करिए वह करिए, ताकि जो आपके पास युवा जनरेशन बैठी है बेरोजगार, उनको कुछ काम मिले, उसका कोई उपयोग विशेष हो ना हो, ज़बरदस्ती के ऐसी चीज़ें पैदा की जाए। तो यह कार्ड बनाओ, इस कार्ड अपडेट करो, यह डाटा इकट्ठा करो, यह रिसर्च करो, इस प्रकार की चीज़ें की जाए ताकि लोगों को इंगेज किया जा सके और यह धन उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, है ना। और धन फिर कहीं से भी पहुंच जाए, सब जगह पहुंच जाए, फिर वो इकोनॉमी में खून की तरह दौड़ता रहेगा, है ना। अब जो है ये इस प्रकार की चीज़ें की जाती है अर्थशास्त्र में और राजनीति में। राजनीति और अर्थशास्त्र जो है हमेशा हम उसको निगेटिव दृष्टि से देखते हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं कि अब इतनी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को तो कर्म विभाजन तो करना पड़ेगा, तो व्यर्थ के कर्म पैदा करने पड़ेंगे, है ना। तो उपभोक्तावादी समाज जो निर्मित करना पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा कि पानी की ऐसी बोतल खरीद लो, नहीं ऐसी नहीं, अब ऐसी आ गई, आपके पास पहले की बोतल है, आप नई बोतल खरीदेंगे, अब इसमें कॉपर आ गया, अब जो है आप ये मच्छर मारने का यह यंत्र ले लो, नहीं यह यंत्र ले लो, है ना। कपड़े ऐसे ले लो, वैसे ले लो, शूज़ ऐसे ले लो, चप्पलें ऐसी ले लो, फिर तरह तरह की न जानी चीज़ें कि ये अपना मोबाइल है तो मोबाइल की एसेसरीज़, हज़ारों किस्म के एसेसरीज़ आ गई मोबाइल में, हज़ारों किस्म के मॉडल आ गए, जहाँ देखो तरह तरह के एसेसरीज़ है। किचन में काम करने के लिए पहले लिमिटेड आइटम होते थे, अब आपके पास जो है सैकड़ों आइटम आ रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। दरवाजों को ठीक करने के लिए ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा करने के लिए ऐसा कर लीजिए। आप देखिए रोज़ जो है सैकड़ों नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो सरकार इनको बढ़ावा दे रही है। क्यों बढ़ावा दे रही है? कुछ तो करो, कुछ करना जरूरी है, कर्म विभाजन जरूरी है, तो डिमांड पैदा करो, डिमांड पैदा करो और उस बाद में सप्लाई दो। पहले क्या होता था कि जिस चीज़ की डिमांड पैदा होगी उसकी सप्लाई होगी। अर्थशास्त्र का एकमात्र नियम होता है डिमांड एंड सप्लाई, तो जो डिमांड होगी उसकी सप्लाई आ जाएगी। इस प्रकार से अर्थशास्त्र काम करता रहेगा। लेकिन अब यह कि डिमांड ज़बरदस्ती पैदा करो, आप डिमांड नहीं है तो भी आप पैदा करो और फिर उसकी सप्लाई की चेन बनाओ ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो अब जो है नई नई चीज़ें आ रही हैं और लोगों तक पहुंचाना है, तो उसकी जानकारी आप देंगे कैसे, उनको सफल कैसे करेंगे? ऐसा कोई बिज़नेस है, पहले भी ऐसे नए नवेले बिज़नेस खुलते थे और फ्लॉप हो जाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। क्यों? क्योंकि वो उनको जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? एडवर्टीज़मेंट जरूरी है। तो उस समय एडवर्टीज़मेंट के लिए जो सक्षम कंपनियां हुआ करती थी, वो जो है बैनर बना करके रोड के किनारे लगाया करती थी, और जिनके बैनर होते थे फिर वो चीज़ बिकने चालू होती थी। फिर जो है रेडियो पे ऐड देना जो है वो बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, लोगों को उतनी समझ भी नहीं होती थी। जो अपना छोटी छोटी फैक्ट्री वाले लोग होते थे वह अपने ऐड नहीं दे पाते थे, है ना। तो अब जो है अब ये ऐसी स्थिति आई कि इनका ऐड होना जरूरी है, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो स्मार्ट ये व्यवस्थाएं बनी हैं। इसमें जो है डिजिटल युग आ गया है। डिजिटल युग के माध्यम से कर्म विभाजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें जो है स्टार्टअप्स कहा जाता है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स पैदा होंगे और उनको जो है सरकार वहाँ भी मदद करेगी, लोन भी देगी, कुछ छूट भी देगी, कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देगी, प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी, उनके प्रोडक्ट्स बिक सकें उसके लिए भी कुछ प्रयास किए जाएंगे, कोई सपोर्ट क्रिएट किए जाएंगे। और उसके अलावा जो है डिजिटली वो कैसे अपने चीज़ों को वो कर पाएँ, एडवर्टाइजमेंट कर पाएँ, लोगों तक पहुंचा पाएँ, उसकी जानकारी पहुंचा पाएँ, उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। तो उसके लिए जो यही है कि ये जो माध्यम है, आपके पास जो इंटरनेट है, इस पे माध्यम है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में अब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, है ना। अब इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये जो संस्थाएं हैं इनकी आमदनी कहाँ से होगी?
इनकी आमदनी तो एडवर्टीजमेंट से होगी। अखबार पहले बिकते रहे, अखबार में ऐड आती थी, तो अखबार जो है, अखबार जितना बिकता है उतना नुकसान होता है। जितना ज़्यादा अखबार बिकेगा उतना ज़्यादा अखबार मालिक को नुकसान होता है। यदि उसके 10,000 अखबार बिकते हैं तो उसका मान के चलो 10,000 अखबार बेचने पर उसको जो है 5,000 रुपये रोज़ का नुकसान होता है। अब वो 50,000 अखबार बेचेगा तो अब उसका नुकसान उठ के 25,000 हो जाएगा। जितने ज़्यादा अखबार बिकेंगे उतना नुकसान होगा। उसकी भरपाई वो कैसे करेगा? एडवर्टीजमेंट से करेगा। एडवर्टीजमेंट उसकी कमाई होती है। अब टीवी चैनल हैं, ये हैं, वो हैं, ये चला रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो ये फ़ायदे का काम है कि नुकसान का काम है? नुकसान का काम है। तो फ़ायदे का काम क्या है? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत महंगी कीमतों पे देंगी, उससे उनके सारे खर्चे भी निकल जाएंगे और प्रॉफिट भी होगा, तो रोज़गार भी जनरेट करेंगे। तो अब ऐसे जो ये इंटरनेट के माध्यम है, इसमें भी एडवर्टीजमेंट जगह जगह पर आएगी। तो एडवर्टीजमेंट जो है, अब ये ऐप्स आ गए हैं आपके पास में। ऐप्स में भी आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको लगता है फ्री ऐप है, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, लेकिन आपको ऐड दिखाने के बाद आपको फ्री काम करने देगा, आपको ऐड दिखाएगा, वहाँ से उसकी अर्निंग होगी। ये भाई लाभ हानि से ही सारी अर्थव्यवस्था चलती है, तो लाभ होना चाहिए तभी व्यापार टिकेगा, और लाभ होगा तो वहाँ रोजगार चलेगा, वो रोजगार चलेगा तो उसके पास धन आएगा, वो धन आएगा फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस को भी दे पाएगा, है ना। कोई ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में काम कर रहा है, इसमें एडवर्टीजमेंट में काम कर रहा है, उसने पैसे कमाए, तो पैसे कमा कर क्या करेगा? एक्चुअल वर्ल्ड का काम करेगा ना। अनाज खरीदेगा, अनाज खरीदे तो एक्चुअली आया ना, खेत से आया, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो सब्जियां खरीदेगा, दूध खरीदेगा, वह मकान बनाएगा तो सीमेंट खरीदेगा, बिल्डिंग मटेरियल खरीदेगा, लोगों को वहाँ पे रोजगार देगा। तो रगों में दौड़ता है वह चीज़ जो, और वह जो काम कर रहा है वहाँ पे मजदूर, उसे वो पैसा देगा, वो पैसा देगा तो वह भी जाके किराना खरीदेगा, दूध खरीदेगा, यह खरीदेगा, है ना। अब वह जो है इस प्रकार से ये धन दौड़ता रहता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है। जितनी तेज़ी से दौड़ेगा उतनी तेज़ी से अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से यह चलता है, अर्थव्यवस्था का काम चलता है। उपभोक्तावादी समाज है, उपभोक्तावादी समाज जबरदस्ती निर्मित किया गया। अब आपको बोला जाता है कि आप 2 कार लो, है ना, ज़्यादा लो, आपका स्टैंडर्ड तभी बढ़ेगा। क्यों? आप ज़बरदस्ती पैसा खर्च करो, क्योंकि आपने इकट्ठा कर लिया है तो उसको बोला जाता है आप खर्च करो तो कहीं दूसरी जगह जाएगा, फिर वो दूसरी जगह जाएगा तो वो और तेज़ दौड़ेगा रगों में, समाज के रगों में वो धन और तेज़ी से दौड़ेगा, तो उससे व्यवस्था चलेगी। ये एक विशेष सर्कल है, क्योंकि आपने पहली गलती तो आप कर चुके हो, पॉपुलेशन कंट्रोल आपने नहीं करी। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी तो बाकी सारे विशेष सर्कल आपको भोगने पड़ेंगे। युद्ध होंगे, वर्ग संघर्ष होंगे, सामाजिक संघर्ष होंगे, युद्ध होंगे, यह होंगे, ये सारी समस्याएं आपको भोगनी पड़ेंगी। हालांकि युद्ध पहले भी होते थे, अब अलग अलग किस्म के युद्ध होंगे, अलग अलग वर्ग संघर्ष ज़्यादा होंगे, छीन झपट वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। अब इसमें होता क्या है कि इस सारी चीज़ में अब एक चीज़ आ गई कि फ्रस्ट्रेशन होता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, सर्वाइवल का संघर्ष ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ गया। फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ चुका है, तरह तरह की चीज़ें हैं। अब इसके बाद में इस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास जो परोसा जा रहा है प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, आपके फ्रस्ट्रेशन को ध्यान में रखकर ऐसी चीज़ें भी परोसी जाएंगी जो बिल्कुल भी काम की नहीं है एक हिसाब से, लेकिन एक हिसाब से वह सक्सेस है, आपके सर्वाइवल के लिए किसी भी काम की नहीं है। ऐसी चीज़ें परोसी जाएंगी। उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जो काम वासना से जुड़ी हुई चीज़ें। पूर्ण की बात करी थी ना आपने, तो पूर्ण वाली चीज़ें परोसी जाएंगी। क्यों? क्योंकि जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, सर्वाइवल का स्ट्रगल है। अब जिसके पास जो खाली समय बचेगा, बच्चे के पास भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी किताबें ढूंढनी है, बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी है, बहुत सारा कुछ करना है। उसके बाद उसको खेलने की छूट नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है ना, माहौल नहीं है, समय नहीं है, स्वस्थ जीवन नहीं है, स्वस्थ जीवन प्रणाली हम खो चुके हैं, खुली जगह खोल चुके हैं। जंगल हमारे पास नहीं है कि बच्चा बोले कि चलो जंगल, 2-4 बच्चे चलो जंगल में घुमाते हैं, पिकनिक कराते हैं, कुछ कराते हैं। उनके पास स्वस्थ जीवन प्रणाली नहीं है। अब स्वस्थ जीवन प्रणाली नहीं है तो वह वर्चुअल में ही कुछ ढूंढेगा, तो वर्चुअल में उसको क्या अट्रैक्ट करेगा? उसकी उम्र के हिसाब से वह चीज़, ऊर्जा उठ रही है उसके पास में, ऊर्जा खर्च करने का उसके पास साधन नहीं है कि जंगल में जाए, ट्रैकिंग करे, ये करे, वो करे, खूब खेले, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, फलाना खेले, बैडमिंटन खेले, उसके पास वो चीज़ें हैं नहीं।
नहीं है। तो नहीं है तो ऊर्जा को खर्च नहीं कर रहा है, नहीं खर्च कर रहा है तो कुछ ऊर्जाएं उठेंगी, ऊर्जाएं परेशान करेंगी। तो ऊर्जाओं को निकास चाहिए, ऊर्जाओं को निकास चाहिए। तो ऊर्जाएं को निकास के लिए फिर उसको क्या पूर्ण आकर्षित करेगा। पूर्ण की बातें तो चल भी रही हैं। अब वह जो है आकर्षण तो है, क्योंकि प्रकृति भी धक्का तो दे रही है भाई। युवा को सबसे ज़्यादा धक्का देती है ना प्रकृति। स्वाभाविक प्रक्रिया है, कुछ अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। पशु पक्षियों में देखो तो उनका ब्रीडिंग काल आता है और वो हो जाता है। अब मनुष्य का ब्रीडिंग काल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सहज प्रक्रिया तो है नहीं, सहज व्यवस्थाएं है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि साल में फलाने समय में मनुष्य जो है आकर्षित होता है मेल फीमेल के साथ में और उनके संभव होते हैं और फिर 8-9 महीने तक जो है रिलैक्स रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। 3 महीने के लिए आकर्षण होता है। जैसे कुत्तों का सीजन चालू हो गया, कुंवार मास है ना, आश्विन मास है ना, इस मास में कुत्तों का देख लो आप सीजन चालू हो गया है। हालांकि कुत्ते भी करप्ट होने लगे हैं, वो भी अब कई महीनों तक दिखने लगे। बंदर करप्ट हो गए है ना। और मनुष्य तो फुली करप्ट है, 12 महीना उसका कोई ब्रीडिंग काल होता ही नहीं, 12 महीना। और एक्चुअल कुछ ना हो, वर्चुअल बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ तो 12 महीना चलता है, दिन में 24 घंटे में कई बार चलता है। कोई भी मनुष्य हो उसके दिमाग में पूर्ण चलता रहता है ना। वो चल रहा है, अब चल रहा है तो उसको कैश तो करना पड़ेगा। जो इकोनॉमी है वह ढूंढती है कि कहाँ संभावना है, ठीक है ना। तो वो जैसे पौर्ण चीज़ें आएंगी, और पौर्ण चीज़ें आएंगी उनको परोसा जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों बढ़ाया जाएगा? उसकी डिमांड है, डिमांड है तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी। अब सप्लाई होगी तो उसमें क्या होगा कि एडवर्टीजमेंट कंपनियों को तो कुछ भी, जो भी चीज़ हिट है उसको सवाल ये नहीं कि क्या है, जो चीज़ हिट है वहाँ पर वो अपने एडवर्टीजमेंट परोस देगी। एडवर्टीजमेंट भी पोर्न को लाया जाएगा क्योंकि पोर्न का अट्रैक्शन है, सबके अंदर चल रहा है। तो आपको कार बेचनी है तो कार बेचने के लिए आप ऐसे नहीं बेच सकते। कार बेचने के लिए आपको सुंदर लड़की की ज़रूरत है या फिर स्मार्ट बॉय की ज़रूरत है जो आकर्षित कर सके। कोई बूढ़ा आकर के बोले कि ये कार खरीद लो जी, तो कार बिकेगी नहीं। खूबसूरत लड़की या खूबसूरत लड़का चाहिए जो बोले कि ये कार गजब की कार है ना, ये कार होनी चाहिए। देखो ये कार मैं चलाता हूँ इसलिए मैं वीआईपी हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ, है ना। आपको बिस्किट बोला जाएगा, बिस्किट खाने की चीज़ है, लेकिन बिस्किट बेचने के लिए स्मार्ट लड़का या स्मार्ट लड़की चाहिए, तब आपका बिस्किट बिकेगा। क्यों? आपके दिमाग में वही चल रहा है। आप बिस्किट ऐड देखने के लिए नहीं रुकेंगे, उस स्मार्ट लड़के या लड़की को देखने के लिए रुकेंगे। फिर उसको देखते देखते वो जो बोल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। वो चॉकलेट बेचे, बिस्किट बेचे, वह जो जरा जैसे वो कोई मॉडर्न चीज़ें, वो मच्छर मारने का कोई आइटम है, वह भी बेचने के लिए जो है लड़की या लड़के की जरूरत पड़ेगी जो स्मार्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपके भीतर जो चल रहा है, आपका आकर्षण कहाँ पर है, कहाँ आप स्क्रीन पे टिकेंगे, तब आपको जो है वो चीज़ आपके दिमाग में डाली जाएगी, सबकॉन्शियस में डाली जाएगी। और बार बार वो चीज़ आपके दिमाग में डाल दी गई तो आप जैसे ही मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए, आप बोलेंगे वो वाला ब्रांड देना, फलाना ब्रांड देना। क्यों? क्योंकि उस स्मार्ट लड़के स्मार्ट लड़की ने कहा था कि ये अच्छा है, तो वह आप खरीदेंगे। इस प्रकार से ये इन्फ्लुएंसेस चलते हैं। तो पूर्ण आपके भीतर में है क्योंकि आपके जीवन प्रणाली स्वस्थ नहीं है। अब यहाँ पर जो है दमन बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे साउथ एशिया की बात करें ना, साउथ एशिया की कंट्रीज़ में दमन बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके भीतर जो है काम वासना है, उसको सहज स्वीकृति नहीं है, उसकी सहज स्वीकृति नहीं है। उसके लिए आपको प्रेशराइज किया जाता है, नहीं ये तो गलत कर रहे हो, ये तुम गलत काम कर रहे हो। कोई लड़का लड़की यदि साथ में घूम रहे हैं तो उसको ऐसे दृष्टि से देखा जाता है, गलत काम कर रहे हैं ये, इस दृष्टि से देखा जाता है, जबकि अपनी सहजता को जी रहे हैं। और यूरोप में सहज है, यूरोप में सहज है तो वहाँ पर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर भी गड़बड़ी है। वहाँ दूसरी गड़बड़ी है कि काम वासना की छूट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको यह नहीं सिखाया गया कि इसके पार कैसे जाना है। अभी तो यहाँ कहते हैं कि इसमें घुसना ही नहीं है और पार हो जाओ। अब उसका अट्रैक्शन है, वो घुसेगा ही नहीं तो पार कहाँ से होगा। इसमें घुसोगे और होशपूर्वक घुसोगे तो पार होगे। पूर्ण तो है, पूर्ण से निकलने का मार्ग है, ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाओं को दिशा देनी है ना। अब अट्रैक्शन वो पैटर्न तो बन गया, उस पैटर्न को डिजॉल्व करना है। पूर्ण के पैटर्न बन चुके हैं आपके भीतर सबकॉन्शियस माइंड,
बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। ज़्यादातर पैटर्न पौन के ही हैं, आपके काम वासना के ही पैटर्न है। जितने पैटर्न उसमें ज़्यादातर पैटर्न काम वासना के पैटर्न है। उनको डिजॉल्व करना है तो डिजॉल्व कैसे करोगे? होश पूर्वक। होश कहाँ लाओगे? जब वह पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है तब आपको उसमें होश लाना है, चाहे कल्पना में हो, चाहे एक्चुअल हो, चाहे कुछ हो, है ना। तब जो है आपने कहा कि ओशो ने कहा है ना, ओशो ने कहा है, तो कहा है उन्होंने क्या कहा है कि उस कल्पना को चलने दो। कल्पना चल रही है तो उसको चलने दो। अब उसके पूरे विज्ञान को समझना है। कल्पना को चलने दो, जाने दो, तो उससे आप पार हो जाओगे। हो जाओगे? नहीं होगे। उसके विज्ञान को पूरा समझना पड़ेगा, है ना। ये बात जब तक उसका पूरा विज्ञान नहीं समझोगे वह बात फलित नहीं होगी। अब आपके भीतर में काम वासना उठी, आपको क्या हो जाना चाहिए? जागरूक हो जाना चाहिए। फिर भी वो चल रही है, चलने देना चाहिए। आपको अपना होश और बढ़ा लेना चाहिए। उसको रोकना है? बिल्कुल नहीं रोकना है। भीतर से आएगा गलत काम हो रहा है, बिल्कुल कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जैसा हो रहा है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। चलने दो उसको, ठीक है ना। उसे चलने दो, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, चलने दो। लेकिन आपको क्या करना है? अपना होश बढ़ाना है, अपना होश बढ़ाना है। वह चलेगा, एक स्टेज पे जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो तरह तरह की परिकल्पनाएं होगी। लड़की मिलेगी, ऐसी बात होगा, लड़का मिलेगा, लड़के से ऐसे बात करूंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर ऐसा टच करेगा, वैसा यह करेगा, यह करेगा, ऐसे बात बनेगी, ऐसे बात बनेगी, ऐसे बात बनेगी, और जा करके फाइनल स्टेज आएगी और डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज तक जाओगे, जाने दो, ठीक है ना। डिस्चार्ज होने के बाद में रिग्रेट आएगा, कह रहे मैंने तो अपनी ऊर्जा खो दी, ये क्या पागलपन है, ये है। उसको जानते रहो, रिग्रेट में फंसना नहीं, अवेयर रहना, होश वहां भी बनाए रखना। रिग्रेट आया, है ना, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना। रिग्रेट आएगा कि मैंने गलत काम किया, अपनी ऊर्जा गवा दी, कल्पना में जबरदस्ती का, ख्यालों में खोया रहा, ख्यालों में काम हो गया। वो जो रिग्रेट आएगा उसके साथ भी एसोसिएट नहीं होना, क्योंकि रिग्रेट के साथ एसोसिएट हो गए तो वह चीज़ तुम बार बार करते रहोगे, तुम उससे बाहर कभी नहीं हो सकते। पश्चाताप जो है, यदि पश्चाताप किया जा रहा है तो बहुत खतरनाक विशेष सर्कल है। जिस चीज़ का आप पश्चाताप करते हो, गारंटी है कि वो चीज़ आप दोबारा करोगे। जितना ज़्यादा पश्चाताप करोगे वह तुम बार बार करते रहोगे, ये विशेष सर्कल तुम्हारी जिंदगी को खा जाएगा। जैसे ही रिग्रेट उठे, जाग जाना पूरे होश में और देखना रिग्रेट उठ रहा है, क्यों उठ रहा है ना। क्यों क्या में नीचे करना पड़ना है, बस अपने को जैसे रिग्रेट को देखना है, एसोसिएट नहीं होना उसके साथ में। पूरी प्रक्रिया देख ली, हो गया। उसके बाद में ठीक है, बात खत्म हो गई। बायोलॉजिकल क्लॉक काम करेगी, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है काम करेगी। 24 घंटे बाद उसी समय सेम वैसे ही ख्याल आना चालू होंगे, वैसे ही ख्याल आना चालू होंगे, वही प्रक्रिया चालू होगी। चौंक जाना, जाग जाना, जागरूक हो जाना, छेड़ना नहीं, उसको चलने देना। शायद वो लड़की लड़का बदल जाए, शायद वही रहे, है ना, लेकिन प्रक्रिया वही होगी, प्रक्रिया वही होगी। कैसे मिलेंगे, ऐसे बात करेंगे, यह करेंगे, फिर छू रहे हैं कल्पना में एक दूसरे को, है ना, छूते छूते बात आगे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते ऐसे हो रही है, और जा करके वो फाइनल स्टेज आएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जाने दो, अल्टीमेट तक जाने दो। उन्होंने कहा अल्टीमेट तक मतलब डिस्चार्ज तक जाने दो, स्खलन हो जाएगा, ठीक है ना, मूलाधार फुली एक्टिव हो जाएगा। फिर रिग्रेट आएगा, जाग जाना। रिग्रेट के समय अपने आप को पूरी तरह झकझोर के जागना, रिग्रेट को रोकना नहीं, रिग्रेट को देखना, रिग्रेट उठ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना, उसको देखना, पूरे अच्छे से देखना। और यह पूरे होश से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि लड़का लड़की बदल गए, प्रक्रिया वही थी, प्रक्रिया वही थी। फिर बार बार इन चीज़ों को करते रहना और होश बनाए रखना। होश बनाए रखोगे तो कभी ना कभी तो अकल में आएगा, है क्या, है क्या, एक मैकेनिकल प्रोसेस है और वह एक बायोलॉजिकल पैटर्न भी बन रहा है। बायोलॉजिकल क्या, बहुत गौर से देखोगे तो साइकोसोमेटिकल पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है? साइकोसोमेटिकल। पहले मन शुरू करता है, बाद में उसमें शरीर इन्वॉल्व होता है। ये कौन सा हुआ? बायोलॉजिकल नहीं हुआ, साइकोसोमेटिकल हुआ, ठीक है ना।
24 घंटे बाद मन बोलेगा जरूरत है उस चीज की। शराबी शराब पीता है ना, उसका जैसी टाइम होता है उसका कांटा हिलना चालू हो जाता है, चाहिए चाहिए चाय। अरे चाय छोड़, शराबियों का शराब तो हर कोई नहीं पीता, चाय पीने वालों से पूछ लेना, चैड़ी तो यहाँ भरे पड़े हैं, है ना। सुबह सुबह आकर के किचन पे चालू हो जाते हैं, चाय नहीं बनी, चाय नहीं बनी, कोई बना नहीं रहा है, चाय नहीं मिल रही, है ना, चालू हो जाते हैं। अब हमारे स्टेशन लेट नाइट चलते हैं, सुबह लोग लेट उठते हैं, चाय आराम से बनती है, लेकिन चैड़ी जो है उसकी नींद जो है प्रॉपर पूरी ना हो, लेकिन वो उठ के खड़ा हो जाता है क्योंकि चाय चाहिए। आराम बात की बात है, आराम गया भाड़ में, सुबह हो गई, चाय चाहिए पहले, है ना। ऐसा नहीं कि देर से सोया हूँ तो थोड़ा आराम से देर से उठ जाता हूँ, सुबह उठ के फ्रेश होकर एक बार और सो जाता हूँ, सो करके फिर आराम से उठूंगा, फिर अपना देखेंगे चाय वाय का। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चाय का टाइम हो गया, एडिक्शन है। तो ये साइकोसोमेटिकल पैटर्न है। साइकोसोमेटिकल क्लॉक जो है उसने घंटी बजानी चालू कर दी, चाहिए चाहिए। हर नशे वाले को, बीड़ी सिगरेट वाले को, उसका जो ड्यूरेशन होता है, अच्छा ड्यूरेशन उसका फिर कम भी होते जाता है। पहले 2 बार सिगरेट पीता था, फिर 3 बार पिएगा, फिर 4 बार पिएगा, 5 बार पिएगा, ऐसा बढ़ते जाता है। चैड़ी जो है ना, बोलते नहीं मैं 2 बार से ज़्यादा नहीं पीता, नहीं पीता, नहीं पीता, तीसरी एक बार दोपहर बना के, अरे स्पेशल चाय बनी यार ले लो, चलो अब आप बोलते हो तो ले लेता हूँ, है ना। मना नहीं करेगा वह, थोड़ा सा आग्रह करो सरेंडर कर देगा। तो जो उसके ड्यूरेशन कम होते जाते हैं, तो बाद में क्या होगा कि वह जो काम वासना का वो अट्रैक्शन है, फिर उसके ड्यूरेशन कम भी होते जाएंगे। फिर दूसरा कंफर्ट जोन देख, कब मैं खाली रहता हूँ, ऑफिस में इस समय मुझे खाली समय रहता है, तो आंख बंद करेगा और फिर उस कल्पना में बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा और वहीं तक पहुंचेगा। लेकिन यदि होश बनाए रखोगे तो देखोगे कि आलम्बन बदल रहे हैं, लड़के लड़की बदल रहे हैं, प्रोसेस वही रहेगा, वह प्रक्रिया कल्पना में वही रहेगी और उस प्रकार से जाकर के वहां तक पहुंच जाओगे। मतलब एक मशीन की तरह बिहेव कर रहे हो। कैसा बिहेव कर रहे हो? एक मशीन की तरह बिहेव कर रहे हो, रोबोट की तरह बिहेव कर रहे हो, है ना। किस रोबोटिक पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो, साइकोसोमेटिकल पैटर्न्स तुम्हें हैक कर रहे हैं और तुम उनसे ऑपरेट हो रहे हो। तुम हो कहाँ? तुम तो गुलाम हो, तुम तो गुलाम हो। तो क्या काम वासना बुरी है? नहीं बुरी है, वो ऊर्जा है। ऊर्जा कहाँ बुरी है? ऊर्जा बुरी हो सकती है? ऊर्जा बुरी नहीं है, उसको दिशा देनी है, रूपांतरण करना है उसका। तो होश से जब हम उसे जानेंगे, वह पैटर्न डिजॉल्व होगा, तो ऊर्जा उस पैटर्न से मुक्त होगी। मुक्त होगी तो फिर उस आगे की राह ढूंढेगी, आगे की राह से देनी है। साधना में यही करते हैं, सप्त चक्र संधान, बाकी चक्रों को क्लियर करो तो ऊपर का रास्ता क्लियर होगा, तो पाइपलाइन ठीक रहेगी, तो अपने आप पानी आगे जाएगा। पाइपलाइन बीच में ब्लॉक है, चोक है, तो कहाँ से जाएगा? नीचे से खुली हुई है, तो नीचे जो है, नीचे वाले को सपोर्ट मत करो, तो नीचे वाला जो है, नीचे वाला ब्लॉक हो जाएगा, ऊपर वाला खुल जाएगा, तो वो ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। वैसे उसका स्वभाव ऊर्ध्वगामी होना है, ऊर्जा का ऊपर उठना है। नीचे ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऊर्जा को नीचे ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखते नहीं कैसी मेहनत करते हो, कल्पना करते हो, ख्याल करते हो कि यह हुआ, लड़का मिली, लड़की मिली, और ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर हुआ, बॉडी टच हुआ। उसको लगातार प्रोसेस करना पड़ता है, वो ले जाना पड़ता है, उसको धक्का दे दे के धीरे 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 ले जाते हैं, तब वो नीचे जाती है ऊर्जा, है ना। और उसको सहयोग करना बंद कर दो और ऊपर की पाइपलाइन खुली रहे, तो ऊपर उठना चालू हो जाएगी। ऊर्जा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। जैसे वह भी देखो ना, माचिस की तीली लो, ऐसे जलाओ, ऊपर जलेगी, उल्टी कर दो तो लो नीचे जाएगी क्या? ऊपर ही जाएगी। ऊर्जा का स्वभाव जो है ना, ऊपर उठना है, सहज है। लेकिन हम उस पैटर्न को जो है विकसित कर देते हैं, एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि ऊर्जा को नीचे धक्का मारते रहते हैं। तो काम वासना कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई उसमें जाता भी तो बुराई नहीं, क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है हम। यह शरीर जो है पशु है, प्रकृति का हिस्सा है और इसकी सहज प्रक्रिया है। इसके प्रति जो कंडेमनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा आलोचना हो गया कि बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, और वहीं पे समस्या हो गई है। और बुरे का बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है।
अब वो तो प्राकृतिक घटना है, और हम कह रहे हैं कि नहीं ये बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, और अंदर से वो धक्का पड़ रहा है, प्रकृति का धक्का हो रहा है। प्रकृति का धक्का जो है नीचे की ओर है, प्रकृति और पुरुष, है ना। प्रकृति धक्का दे रही है नीचे की ओर, उस ऊर्जा को कहाँ ले जा रही है, मूलाधार पे ले जा रही है, ताकि प्रजनन हो सके, ताकि नई नई चीज़ें आ सकें, है ना। वो धक्का मार रही है पेड़ को कि फूल खिल जाए। फूल खिलना क्या है, काम वासना का अंतिम स्टेज है। फूल खिलेंगे, पराग आएगा, है ना, उसमें फिर बीज पड़ेंगे, काम वासना कंप्लीट हो गई। तो काम वासना सहजता से कंप्लीट होगी तो फूल बनेगी, असहजता से बनेगी तो फिर वहाँ विकार आएगा, दमन आएगा, दमन से सड़ांध पैदा होगी। तो दमन जो है, ये जो खासतौर पे साउथ एशिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दमन है काम वासना का। जो नैतिक नियम है, ये हैं वो हैं, इनने जो है इतना ज़्यादा प्रतिबंध किया है कि अब वो जो है भीतर उसी के विचार चल रहे हैं। तो हमें तो सिखाना ये चाहिए, जैसे बहुत बात चल रही है अब तो सरकारें मानने लगे कि सेक्सुअल एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। सेक्सुअल एजुकेशन जो है वह स्कूल का हिस्सा होना चाहिए, वहाँ सिखाया जाना चाहिए, लेकिन तो वो सिखावन और बहुत सुधारने की ज़रूरत है। उसमें आध्यात्म को जोड़ना पड़ेगा, आपको होश को जोड़ना पड़ेगा, साधना ध्यान को जोड़ना पड़ेगा आपको। वो एनर्जी के साथ ये उनके साथ को ध्यान भी देना पड़ेगा, मेडिटेशन भी देना पड़ेगा। मेडिटेशन के साथ में, मेडिटेशन की मेथड्स देने के साथ में उनको ये बताना पड़ेगा कि इसमें जब भी जाओगे तो होश को बढ़ाना, कि हो क्या रहा है, होश को बढ़ाना। होश को यदि बढ़ाते जाओगे तो वह जो विशियस सर्कल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो वही ओशो कहते हैं कि जब वो ख्यालों में वह धारा बह रही है तो वह होश पूर्वक बने रहना है, उसका विज्ञान है। तो वह जो प्रक्रिया है, आलम्बन बदलते रहेंगे, प्रक्रिया वही रहेगी, प्रक्रिया दिखेगी, और प्रक्रिया एक दिन फिर समझ में आएगा कि वही सर्कल है। जान तो लिया ना, अरे आज खाया वह रसगुल्ला है, कल खाया वह भी रसगुल्ला है। रसगुल्ला रोज रोज खाओगे तो एक समय पे तो समझ में आ जाना चाहिए, अरे यह तो वही तो रसगुल्ला है जो मैं इतने दिनों से खा रहा हूँ। और क्या, वह रोबोटिक पैटर्न एक खास किस्म के जिम्नेजियम में ले जा लेता है। वो जिम्नेजियम ही तो है ना, लास्ट में एक जिम्नेजियम नहीं होता, काम वासना में जाने के बाद में, एक स्थिति के बाद में बिल्कुल वैसा ही जिम्नेजियम नहीं होता, वही प्ले नहीं होता, वैसा ही प्ले नहीं होता। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार जाओ, सेम तो प्ले करते हो ना। इसको कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जिम्नेजियम। हाँ, एक किस्म, खास किस्म की एक्सरसाइज करते हो, वही खास किस्म की एक्सरसाइज ही तो हुई ना, जिम्नेजियम ही तो हुआ ना, बिल्कुल वैसे की वैसे, लेकिन बेहोशी में। तो उसमें होश को लाना है। इस पर तंत्र की प्रक्रियाएं भी हैं। तंत्र कहता है होश को इतना बढ़ा लो कि वह जो जिम्नेजियम है वह एकदम रोबोटिक ना हो, बड़ा स्मूथ हो, सहज हो, होशपूर्वक हो, जिम्नेजियम जैसा ना हो, और वह लंबा होता जाएगा, सहज होगा, द्वंद्व नहीं होगा, तभी वो लंबा होगा। वह ड्यूरेशन जो लंबा कब होगा, जब वहाँ पर होश होगा और भीतर द्वंद्व नहीं होगा। यदि द्वंद्व है कि ये पाप है तो लंबा नहीं हो सकता। वह पाप पुण्य की अवधारणा से बाहर हो गई। यदि तंत्र तो कहता है कि सबसे पवित्र चीज़ है यह। आप पूजा करने जाते हो ना शिवलिंग की, लिंग है और योनि है, उसी की तो पूजा कर रहे हो। नीचे योनि है, जलहरी बोलते हैं योनि है, ऊपर लिंग रखा हुआ है ना। उस सिचुएशन में, काम वासना की अल्टीमेट सिचुएशन में वह चित्रित की गई है ना। तो वहां पर जो है, वहां आपको होश रखना है। वहां बोलते हैं उसके सामने बैठो और ध्यान में बैठो। शिवलिंग के पास जाके लोग पूजा करके चले आते हैं, अरे वहां पूजा करने के लिए नहीं बनाया गया। बैठ के ध्यान साधना में बैठो, कि वहां पर होश बना रहना चाहिए, वहां पर होश बना रहना चाहिए। अब तो बेहोशी में जाके पूजा करके आ जाते हैं, देखते नहीं कि है क्या वो शिव भगवान है जी, भगवान है। भगवान नहीं है, भगवान ने जो देशना दी है वो देशना है। उन्होंने तंत्र की एक देशना दी भगवान शिव ने, उस देशना का सिंबल है। भगवान शिव की मूर्ति नहीं है वो भगवान शिव की मूर्ति नहीं है, वह भगवान शिव का लिंग नहीं है, वह पार्वती की योनि है, ऐसा नहीं है। वह स्त्री पुरुष यिन यांग है। वह क्या है, यिन यांग है ना। वह यिन यांग है, और उस यिन यांग को
ध्यान में वहाँ पर उस यिन यांग को समझना है और उस यिन यांग के माध्यम से वहाँ उस स्थिति में हमें समता और सहजता को पुष्ट करना है। उस स्थिति में समता और सहजता होनी चाहिए, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। यह बताएगा कि पवित्र घटना है। तो तंत्र में क्या कहा जाता है कि काम वासना में जाना है तो जनरली यह ढूंढा जाता है कि महीने में एक बार जाओगे। महीने में कब जाओगे? एक ही बार जाओगे और महीने भर उसकी तैयारी करोगे। महीने भर साधना होनी चाहिए, महीने भर आप साधना करोगे। पति पत्नी बोले कभी भी चले जाते हैं, अरे क्यों चाहते हो? मैं कभी, महीने में एक बार जाना चाहिए। जब रजस्वला होगी स्त्री तो रजस्वला होने के बाद जब उसे क्लियर हो जाएगी तब उसके बाद उस प्रक्रिया में जाएंगे। और एक ही बार जाना है और महीने भर साधना करनी, पति पत्नी को साथ में साधना करनी। और जिस दिन जाओगे उस दिन विशेष आयोजन हो जाए, दिन भर रिलैक्स होना चाहिए, हल्का आहार लेना चाहिए। उस दिन हल्का आहार लेना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिट होना चाहिए। उस दिन जो है, उस दिन स्नान वीआईपी स्नान होना चाहिए, शरीर शुद्धि साफ साफ होनी चाहिए। रात्रि की उस घड़ी में पुनः स्नान होना चाहिए, पुनः स्नान होना चाहिए। और उसके बाद साधना में बैठोगे, तब अपना शिवलिंग की पूजा करोगे और वहाँ साधना में बैठोगे, होश को बढ़ाओगे, देखोगे होश पीक पे जा रहा है, तब उस प्रक्रिया में जाओगे। उसके पहले नहीं जाना उस प्रक्रिया में। होश उस लेवल तक गया कि नहीं गया, परमात्मा को छुआ कि नहीं छुआ। और उसकी प्रक्रिया ये है, पुरुष जो है स्त्री की पूजा करेगा, पहले गौर से देखेगा। स्त्री दिख रही है कि माँ दिख रही है? माँ दिख रही है तो योग्य घड़ी है। स्त्री दिख रही है, आज मुहूर्त नहीं है, आज मुहूर्त नहीं है। स्त्री नहीं दिखनी चाहिए, माँ दिखनी चाहिए। जब संपूर्ण मातृत्व की भाव दशा में आएगा, देखता रहेगा देखता रहेगा। एक दूसरे को देखते हैं बैठ करके, दोनों आसपास बैठ के आसन लगा के ध्यान में, एक खुली आंखों से, पहले बंद आंखें करते हैं फिर खोल करके एक दूसरे को देखते हैं। स्त्री को पुरुष में परमात्मा दिखना चाहिए, पुरुष को स्त्री में माँ दिखनी चाहिए। देवी नहीं दिखनी चाहिए, माँ दिखनी चाहिए, माँ, कंप्लीट माँ दिखनी चाहिए, है ना। और उसके बाद में पुरुष झुकेगा, प्रणाम करेगा, चरणों में पड़ेगा। पुरुष जो है चरणों में पड़ेगा स्त्री के, क्योंकि वो माँ है, स्त्री नहीं है। प्रणाम करेगा और उसके बाद उस प्रक्रिया में जाएंगे, पूरी पवित्रता के साथ उस प्रक्रिया में जाएंगे। उस प्रक्रिया में जाएंगे तो प्रक्रिया लंबी चलेगी, स्खलन नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। 30 मिनट के बाद में वह डिवाइन स्टेज चालू होगी, है ना। ओशो ने कहा है कि काम वासना का आकर्षण क्यों है, क्योंकि इसमें समाधि का ग्लिम्स आता है। डिस्चार्ज होने के बाद जो 2-4-5 सेकंड का समय रहता है, उस समय में थॉटलेसनेस आ जाती है, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं उस स्पाइक के समय में। तो उसके आकर्षण के लिए बार बार उसमें जाता है, ठीक है ना। अब जो है वह जब उस प्रक्रिया में जाएंगे और वो समय लंबा हो रहा है, मतलब आप सचमुच में पूरे होश के साथ जाना है, पूरी पवित्रता के साथ जाना है। पवित्रता का मतलब क्या होता है? पवित्रता का मतलब है कि भीतर से द्वंद्व नहीं है, और कोई मतलब नहीं होता। भीतर द्वंद्व है तो पाप है ना, अपवित्रता है। अपवित्रता का मतलब भीतर द्वंद्व चल रहा है, पवित्रता का मतलब भीतर निर्द्वंद है, कोई द्वंद्व नहीं है, वही पवित्रता है। तो उस कृत्य में आप हो 100% हो तो कृत्य पवित्र है, क्योंकि द्वंद्व नहीं है ना। और तब उस कृत्य में आप प्रवेश कर रहे हो होश पूर्वक, होश बना हुआ है ना। द्वंद्व नहीं मतलब होश बना रहेगा ना, द्वंद्व से ही तो बेहोशी आती है, सारी बेहोशी द्वंद्व का परिणाम है ना। वो कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, डुअलिटी है, उससे ही तो अपना बेहोशी आती है। कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, द्वंद्व है ही नहीं, तो होश बना रहेगा। होश पूर्वक पवित्रता के भाव के साथ में उसमें आप प्रवेश करते हैं। ये तंत्र सूत्र है, शिवकृत है, भगवान शिव के द्वारा कृत है ना, तंत्र सूत्र या तंत्र की परम विधि है। उसमें आप होश में प्रवेश पा रहे हैं। तो होश में जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो आप नहीं रहेंगे, तो दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। यिन यांग एक हो जाएगा, दोनों कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तब वहाँ पूरी तरह से वननेस घटेगी और वहाँ पर समाधि घटेगी। फिर वह जो लंबी घटती है 30 मिनट के बाद क्या होगा? प्रकाश की वलय उसके चारों तरफ आ जाएगी। फोटो ले सकते हो, प्रकाश की वलय चारों तरफ आ जाएगी
और लंबा चलेगा तो और ज़्यादा हो जाएगी, और लंबा होगा तो और ज़्यादा, कमरा पूरा प्रकाश से भर जाएगा। बहुत ज़्यादा यदि हो जाएगी तो खिड़की के यदि छेद वेद भी है ना, वहाँ से इतनी रोशनी निकलेगी, कहीं पर छेद है ना घरों में, इतनी रोशनी निकलेगी और बाहर कोई देखेगा तो हक्का बक्का हो जाएगा, इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, इतनी खतरनाक रोशनी निकलेगी वहाँ से। जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा रोशनी निकलेगी। कथा होती है ना कि भगवान शिव रमण में थे पार्वती, माँ पार्वती के साथ, पार्वती के साथ में नहीं, माँ पार्वती के साथ। किसके साथ? माँ पार्वती के साथ भगवान शिव रमण में थे। और वहाँ पर कोई देवता पहुँच गए, जबरदस्ती पहुँच गए, भगवान शिव ने श्राप दे दिया, क्रोध में आ गए, तती नेत्र खुल गया, भस्म कर दिया। मतलब ये बताया गया कि वहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी है उस अवस्था में, संकेत है। रमण में थे और वो परेशान हो गए क्योंकि वो वेट कर रहे थे, मिलने आए थे, 1 महीना हो गया वो तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। पार्वती और शिव जो है रमण में है और 1 महीना हो गया बाहर ही नहीं आ रहे। तो जो मिलने आए थे उनको जरूरी काम था, परेशान हो गए, जबरदस्ती घुस गए, भगवान शिव के कोप का भाजन बन गए। तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। ये संकेत है, बताया जा रहा है कि वहां पर टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, बियॉन्ड टाइम आप चले जाते हैं, समय के बाहर चले जाते हैं। समय के बाहर नहीं गए मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो, तंत्र की प्रक्रिया के विरुद्ध चले गए आप। वहाँ समय गायब हो जाएगा, द्वैत गायब हो जाएगा, द्वंद्व गायब हो जाएगा, वननेस आ जाएगी, स्त्री पुरुष दो नहीं रहेंगे, दोनों ऊर्जाएं एक हो जाएंगी। अहम ब्रह्मास्मि अंततः शिव तत्व, शिवत्व हो जाएगा। और उसमें जो है उस अवस्था में, निरपेक्ष अवस्था में, विक्षेप रहित अवस्था में 48 मिनट तक यदि आप रह गए, बात पूरी हो जाएगी। 48 मिनट कोई भी विधि आपको वहाँ तक ले जाती है। उस अवस्था में यदि आप बने रह जाते हैं 48 मिनट तक, भीतर कोई विक्षेप नहीं आता है, कोई द्वंद्व नहीं आता है, कोई भय नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है, 48 मिनट यदि उसमें ठहर गए, बात पूरी हो गई, तंत्र की विधि सफल हो गई, है ना। तो इस प्रकार से यह विधि है। अब मामला यह आता है कि काम वासना में द्वंद्व है। द्वंद्व क्यों है? क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, वो बता रही है कि पाप है, पाप है, पाप है ना। पत्नी जो है पति के साथ सब कुछ, लेकिन पति को बोलती कुछ भी है लेकिन अच्छी दृष्टि से नहीं देखती। बोले तो पाप में मुझे लेके जाता है, यह मुझे पाप में लेके जाता है। निभाती सब कुछ है, आकर्षण उसका भी है, जाती वह भी है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोलती है पाप में मुझे ले जाता है। तो उतना सम्मान पति का वो नहीं कर पाती, और पति भी पत्नी का उतना सम्मान नहीं करता। यही मुझे आकर्षित करती है, गड्ढे में ले जाके ढकेल देती है। अरे तुम ही गड्ढे में गिर रहे हो दोनों मिल करके। विज्ञान सीखो ना, पहले तो द्वंद्व में ना जाओ, पाप है इस बात को निकालो, क्लिंजिंग करो अपनी, वह पाप नहीं है। अस्तित्व में जो भी है कोई व्यर्थ भी, अस्तित्व बेवकूफ़ है क्या, गधा है क्या अस्तित्व, कम बुद्धि वाला है क्या अस्तित्व? एग्जिस्टेंस जो है वह परफेक्ट है ना। जो भी चीज़ बनाई है उसके दोनों आयाम बनाते हैं। फ्री विल तो आपके पास है ना, आपको गड्ढे में जाना है कि ऊपर जाना है। दोष दूसरों को देते हो, रिग्रेट करते हो कि गलत हो गया, अरे इसने गलत किया, परमात्मा ने क्यों फंसाया, ये क्यों हो गया। अरे परमात्मा ने तो सृष्टि पूरे हिसाब से बनाई, दोनों डायमेंशन बराबर क्लियर रखें, नीचे भी और ऊपर भी। जितनी गहराई नीचे है उतनी ऊंचाई ऊपर भी है। वही गड्ढे में डालेगा वही मुक्त भी करेगा। फ्री विल आपके पास है ना, फ्री विल तो आपको दी हुई है ना, उस फ्री विल का प्रयोग करो ना। अब जो है दमन आ गया यहाँ पर कि ये पाप है, गलत है, ऐसा है, वैसा है, दमन आ गया। तो दमन के कारण फिर वो सप्रेस चीज़ है, बार बार उठेगी। और दमन वाला जो पैटर्न जब आपको हैक करता है तो आपको होश वहाँ बनता ही नहीं। आप होश कैसे बनाओगे? वो पैटर्न इतनी तेजी से आपको हैक करेगा कि मौका ही नहीं देगा। इसलिए तो रेप्स होते हैं। और रेप करने के बाद रेप करने वाला पछताता है कि हमने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, लेकिन बात हाथ से निकल गई। आपको पता है? पता है आपको भी? 2/3 पुरुष रेप करते हैं और 1/3 स्त्रियां भी रेप करती हैं। ये रेशो हो गया है हमारे यहाँ का। और यूरोप अमेरिका का
2/3 स्त्रियां रेप करती हैं, 1/3 पुरुष रेप करते हैं। वहाँ 2/3 स्त्रियां रेप करती हैं पुरुषों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लड़कों के ऊपर। यह रेशो हो गया है। लगता है ना, रेप जो है सिर्फ पुरुष ही करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं रेप। दमन उनके भीतर भी ज़्यादा हो गया है। और जीवन प्रणाली कैसी होगी? पुरुषायण हो गई है। स्त्रियां भी थोड़ा पुरुष वाला जीवन जीने लग गई हैं, उनमें पुरुष प्रवृत्तियां आ गई हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं होता। आपको पता है ना, संगठन बन गए हैं भारत में भी, हाँ, पुरुषों के संगठन बन गए हैं जो कि प्रताड़ित पुरुष हैं, प्रताड़ित पुरुषों के संगठन बन गए हैं। और जो है वह एक जागृति फैला रहे हैं कि पुरुष जो है अपने अत्याचारों को स्वीकार करे, क्योंकि पुरुष जहाँ भी अत्याचारों को स्वीकार करता है, दूसरे पुरुष और सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, बोले देखो कैसा पुरुष है ना, स्त्री ने इसको सताया, स्त्री ने इसके साथ अत्याचार किया है, और कैसा पुरुष है कि अपना बचाव भी नहीं कर पाया। ऐसी खिल्ली उड़ाते हैं कि वह सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे पुरुष जो सुसाइड करते हैं उनका कॉज स्पष्ट नहीं होता, कि कोई स्त्री उनके ऊपर अत्याचार करी और वो समाज में बोलेंगे तो हंसी का पात्र बन जाएगा, तो सुसाइड कर लेता है। तो यह चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसी फिल्में बन रही हैं खासतौर पे यूरोप में, कि जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स में, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना किसी प्रकार से फंसा करके उनका मिसयूज़ करती है। ऐसी फिल्में बन रही हैं। तो ये जो दमन है, दमन इस तरीके से जाएगा। दमन जो है विरूपता की तरफ जाता है हमेशा। तो स्वस्थ समाज वहाँ होगा जहाँ पर दमन नहीं होगा, वहाँ सजगता सिखाई जाएगी, सेक्स एजुकेशन प्रॉपर वे में सिखाई जाएगी। और प्रॉपर एजुकेशन अभी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है। उसके साथ मेडिटेशन के बगैर आपकी सेक्स एजुकेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ध्यान की विधियाँ उसके साथ में आपको देनी पड़ेंगी, सही ध्यान की विधियाँ देनी पड़ेगी। अब ध्यान तो पूरी दुनिया में सिखाया जाता है, 99% तो गलत विधियाँ सिखाई जा रही हैं। बोले ध्यान करो जी, ध्यान किया जाता है, दुनिया में ध्यान करवाया जा रहा है। अरे ध्यान की विधियाँ होती हैं। और कंसंट्रेशन करो, 99% कंसंट्रेशन सिखा रहे हैं। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। स्वामी जी, हमें सिखाया जाता है कि इंद्रियों का उपयोग उनका दुरुपयोग है योग में। तो अब जो है इंद्रिय का उपयोग दुरुपयोग है। अरे भाई, इंद्रियों का सदुपयोग करो ना, दुरुपयोग है। इंद्रियां हैं, इंद्रियां कोई धन जो है, धन का प्रयोग जो है दुरुपयोग है, धन का कोई प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, पेंशन आती है ना, लिख के दे दो हमको, धन पाप है, हमें नहीं चाहिए, है ना। बेटा पैसा भेजेगा, नहीं लेना, धन पाप है, नहीं छूना। इंद्रियां कोई बुरी चीज है? अरे इंद्रियों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो। धन कोई अच्छी बुरी चीज होती? अरे धन से आप दारू खरीदो कि दूध खरीदो, आपके हाथ में है ना। धन आपके हाथ में, दारू खरीदो कि वह खरीदो। इंद्रिय आपके हाथ में, उसका सदुपयोग करो कि दुरुपयोग करो। वही इंद्रिय आपको ऊपर ले जाएगी। इंद्रियातीत सत्य, इंद्रियातीत सत्य, इंद्रिय के माध्यम से तो इंद्रियातीत सत्य जाना जाएगा। और जो आकर्षण भीतर बने हुए हैं मन में, वो इंद्रियों के द्वारा उन आकर्षणों को होशपूर्वक जाके भोगोगे, इंद्रियों का उपयोग करोगे, तभी तो भोगोगे, तभी तो विधि कहलाएगी, तभी तो विधि कहलाएगी ना भाई। इंद्रियों का प्रयोग करोगे होशपूर्वक, तब जो पैटर्न डिसॉल्व होगा। प्रयोग करोगे नहीं तो पैटर्न तो बना हुआ है। ठीक है, बोलते रहो, इंद्रियों का प्रयोग दुरुपयोग, प्रयोग दुरुपयोग है, इंद्रियों का प्रयोग दुरुपयोग है, इंद्रियों का प्रयोग दुरुपयोग है। कहते कहते मर जाओ, अगले जन्म में स्कूल का बस्ता उठाओ, बड़े हो जाओ, फिर बोलो इंद्रियों का प्रयोग दुरुपयोग है, इंद्रियों का प्रयोग दुरुपयोग है, इंद्रियों का प्रयोग दुरुपयोग है। फिर मर जाओ, फिर स्कूल का बस्ता उठाओ। पैटर्न तो वहीं पड़ा हुआ है, पैटर्न के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। नहीं, हम कोई दूसरी विधि से कर लेंगे, करके बता दो, मान जाएंगे। हाँ, तक को क्या आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या करके बता दो तो हम मान जाएंगे, करके बताओ ना। अरे भाई, उन पैटर्न बना है तो पैटर्न में उन्हीं इंद्रियों से रिलेटेड पैटर्न बना है, उन इंद्रियों का दमन हुआ है, दमन हुआ है तो फिर वैसा पैटर्न क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया तो वो पैटर्न अपना खेल खेलता रहेगा। उसको डिसॉल्व करना है तो जिस इंद्रिय के दमन से हुआ है, तो वह जैसे वो पैटर्न एक्टिवेट होगा, उसको देखोगे ना, उसके साक्षी होगे ना, जब उसकी उदीर्णा होगी, उस पैटर्न की उदीर्णा होगी, सरफेस पे आएगा, प्ले करेगा तो पहला क्या करेगा, उस इंद्रिय के साथ को, उसको इंद्रिय को छेड़ेगा,
भाई उससे जुड़ा है ना, उसी से जुड़ा पैटर्न है, उस इंद्रिय को छेड़ेगा, वहाँ होशपूर्वक समतापूर्वक उसे जानना पड़ेगा, उस इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करेगा, है ना। देखोगे कि ये मामला नहीं बन रहा है तो थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा, होश को बढ़ा करके उसके प्ले को पूरा देखना पड़ेगा। वही तो ओशो कह रहे हैं ना, उस प्ले को होने दो और दूर से जानते रहो सब हो रहा है, इन्वॉल्व मत हो, उस प्ले को होने दो। वह इस इंद्री के साथ खेल करेगा, तो उसी से जुड़ा हुआ पैटर्न है भाई, उस इंद्री के साथ प्ले करेगा वह। और तब आपको क्या चाहिए, समता पुष्ट रखनी है, होशपूर्वक उसे जानते रहना है, होशपूर्वक उसे जानते रहना है, वो प्ले करता रहेगा, पूरे प्ले को देखना है आपको, लेकिन विदाउट एसोसिएट हुए देखना है। यही तो राइट एजुकेशन है। ये राइट एजुकेशन स्कूल में आनी चाहिए, कॉलेज में आनी चाहिए कि वह राइट वो प्ले करेगा ही करेगा, लेकिन हमें एसोसिएट नहीं होना है, हमें उसका विरोध नहीं करना है, हमें उसका समर्थन नहीं करना है, हमें गुणा भाग में नहीं करना है कि वेदों में यह कहा गया है कि यह दुरुपयोग नहीं करना है, फलाने ने यह कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, इस ग्रंथ में यह है, इस संत ने ऐसा कहा है, उस संत ने ऐसा कहा है। मारो गोली, राम राम करो उनको, होश बनाए रखो, प्ले होने दो, एसोसिएट नहीं होना है उसके साथ में, प्ले को होने देना है, प्ले को नहीं छेड़ना है, लेकिन आपको एसोसिएट नहीं होना है, उसके पक्ष में नहीं जाना है, उसके पक्ष में नहीं जाना है। पक्ष विपक्ष में चले गए तो आप बढ़ गए, द्वंद्व में चले गए, द्वंद्व में चले गए, होश चला गया, आप उसके राइट विटनेस नहीं हो सकते, आप उसके साक्षी नहीं हो सकते, पैटर्न डिसॉल्व नहीं हो सकता। जब तक राइट विटनेसिंग नहीं होगी पैटर्न डिसॉल्व नहीं हो सकता। राइट विटनेसिंग चाहिए उसके लिए, मतलब आप उसके पक्ष विपक्ष में नहीं जाएंगे। जैसा का तैसा जब तक नहीं जाना जाएगा उसे, तब तक वह पैटर्न डिसॉल्व नहीं होगा। लाते रहो, यहां इस संत ने ये कहा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उसमें ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, इसी से तो पढ़े हो यहीं तक, स्कूल का बस्ता उठा रहे हो बार बार। क्यों उठा रहे हो? इसलिए तो उठा रहे हो, यह पाप है, यह पुण्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, करते रहो, स्कूल के बस्ते उठाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेग्राउंड है। ये धरती नष्ट हो जाएगी ना, चिंता नहीं करना, हमने अनंत धरतियां बना रखी हैं, आपको दूसरी जगह भिजवा देंगे, स्कूल का बस्ता दे करके दूसरी जगह भिजवा देंगे। ये धरती बोल रहे हैं नष्ट हो जाएगी, चिंता मत करना, हमारे पास अनंत धरतियां हैं। अरे थोड़ी बहुत धरतियां नष्ट होती है ना, उससे पहले हम जो है ना उससे ज़्यादा धरतियां नहीं बना देते हैं, जीवन बना देते हैं, नए नए प्लेटफॉर्म प्लेग्राउंड बना देते हैं, चिंता मत करना। हाँ, आपका स्कूल का बस्ता जिंदाबाद है ना, स्कूल हमारे पास हैं, स्कूल हम खोलते रहते हैं, हमारे स्कूल जो है अनंत हैं। कोई वैज्ञानिक बोलते हैं 50,000 ऐसी धरतियां हैं जहाँ पे जीवन है, बकवास करते हैं, अनंत धरतियां हैं। अरे हमने बनाई, उनको क्या पता, वो तो कयास लगाते हैं, हमने बनाई, हमें पता है कितनी बनाई है हमने, कितनी बनाते हैं, अनंत धरतियां हैं। और चिंता मत करना, हम कभी हमने ये हमारा हमेशा का धंधा है, ये धंधा हमारा बंद होने वाला नहीं है, ये धंधा हमारा बंद होने वाला नहीं है। अनंत धरतियां हैं जहाँ पे जीवन है, और अनंत धरतियां बनाते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। हमारा शाश्वत गेम है ये हमारा शाश्वत गेम है। ये खेल हम कभी नहीं रोकते, ये हमारे होने का ढंग है ना। आपका स्कूल का बस्ता जिंदाबाद, जब तक चाहो, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मुक्त हो जाओ, मुक्त होना ही पड़ेगा, डंडा लेके आपके पीछे पड़े, बिल्कुल नहीं। आपको स्कूल का बस्ता ढोना है ना, बिल्कुल आप स्कूल का बस्ता ढोते रहो, हम आपका स्कूल का बस्ता बराबर पकड़ा कर आपको किसी अगले प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देंगे। ये प्लेटफॉर्म यदि खराब हो गया तो, ये प्लेटफॉर्म खराब नहीं होने वाला है, बाय द वे आपको डिस्टर्बेंस आ गया ना तो दूसरे प्लेटफॉर्म हमारे तैयार है। बहुत सारे स्कूल हमने खोल रखे हैं, ये जैसे पागल खाना है, ऐसे पागल खाना हमने बहुत सारे खोल रखे हैं। स्कूल बोल लो, पागल खाना बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, ये हम खोलते रहते हैं। अनंत है हमारे पास, अनंत, और कभी कभी हमारा गेम खत्म नहीं होता। वो बोल रहे थे ये ब्रह्मांड हुआ तब अनाथनाद हुआ होगा पैदा, ऐसा नहीं, ऐसे ब्रह्मांड हम अनंत पैदा करते हैं, अनंत पैदा करते रहते, प्रतिक्षण अनंत पैदा करते हैं। हमारा खेल शाश्वत है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो दमन है ना, ये दमन को समझना पड़ेगा, दमन हुआ है, स्वीकार करना पड़ेगा, दमन हुआ है, हम इन्फ्लुएंस हुए हैं, हमें इन्फ्लुएंस किया गया है, इन्फ्लुएंस हुए हैं तभी तो सेपरेशन पैदा हुआ। इन्फ्लुएंस होते नहीं तो सेपरेशन क्यों पैदा होता? तो यही तो विधि है, इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो, पुराने इन्फ्लुएंस को डिसॉल्व कर दो, सेपरेशन डिसॉल्व हो गया। परम मुक्ति और क्या है? इन्फ्लुएंस हुए थे कि ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, तो काम वासना से संबंधित पैटर्न बन गए,
पाप है तो नहीं करना है, और करने की इच्छा है, द्वंद्व पैदा हो गया, द्वंद्व में पैटर्न बन गया कि करना है तो कल्पना में हो रहा है। इन्फ्लुएंस नहीं होना है, पुराने इन्फ्लुएंस डिसॉल्व करने हैं, मुक्ति हो गई। इतना ही तो गेम है, यही तो स्कूल इसलिए तो खोला है। स्कूल हमने खोला किस लिए है? अब स्कूल में आते हो दूसरे काम करते हो, पढ़ाई करते नहीं हो। अरे हमने आपको बताया, हमने स्कूल इसलिए खोला है कि आप जो है इसको सहज जीवन जियो। सहज जीवन का मतलब है इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और जो जैसा जिया जा रहा है उसको जैसा करता है सब जानते रहो, इसीलिए तो स्कूल खोला है। आपने कहा एडमिशन चाहिए 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 चाहिए, हमने कहा आ जाओ भाई, एडमिशन दिया आपको, आपका स्कूल का बस्ता भी आपको पकड़ाया नहीं पकड़ाया, और वहाँ जो है किताबों को ठीक से पढ़ो ना, होशपूर्वक पढ़ो ना भाई, जो भी किताब है उसको होश से पढ़ो, बस इतना ही तो कह रहे हैं। किताबें तो है, स्कूल का बस्ता है, उसको खोलो और पढ़ो। स्कूल का बस्ता वहाँ टंगाए हुए, नहीं जी ऐसा है, फलानी किताब में ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है, इस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, ये सही है वो गलत है। अरे तुम्हारे स्कूल की बस्ता पीछे टंगा है, उसकी किताब खोल के पढ़ना है, उसको उस किताब वहीं पढ़ी है, वो दूसरी किताबों की बात कर रहे हो। उस किताब में ऐसा कहा गया है, उसने ऐसा कहा गया है, और फिर अपना जो है फिर नई किताब बना ली। फिर अगला जन्म लोगे तो हम कहेंगे ठीक है स्कूल के बस्ते में ये वाली किताब भी डाल देते हैं, फिर आपको है ना, फिर बोलोगे फिर चाहिए एडमिशन चाहिए, तो हम एडमिशन देने के लिए हमेशा तैयार हैं आपको, फिर एडमिशन दे देंगे, स्कूल का बस्ता फिर पकड़ाएंगे, और जो नई किताब लिखी ना आपने वहाँ पे, वो किताब आपके स्कूल के बस्ते में और डाल देंगे। और आपने तैयार किया, हमें क्या लेना देना। यहाँ कोर्स जो आप खुद तैयार करते हो, हमारा कोई कोर्स नहीं है भाई, हमने कोई कोर्स नहीं बनाया है ना, सारे कोर्स आप खुद ही बनाते हो अपने, हमारा कोई कोर्स बनाया हुआ नहीं है। आप बनाते हो कोर्स, हम किताब आपको दे देते हैं। पास करना है, करना है का मतलब इन किताबों से मुक्ति पानी, तभी तो पास हो गए ना। किताबें पढ़ ली, किताबों से मुक्ति, पढ़ने के बाद किताब रखने की क्या जरूरत है? पढ़ने के बाद किताब रखने की जरूरत है? अरे ठीक से पढ़ोगे तो किताब की जरूरत ही खत्म हो गई। अब किताब पढ़ते नहीं हो, आप दूसरी किताबों के चक्कर में पड़ जाते हो। किताब ठीक से पढ़ लो तो किताब से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हम आपको इसको स्कूल में एडमिशन दिया आपको। आपने कहा चाहिए 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 चाहिए, इधर आपने स्कूल छोड़ा, इधर से चिल्लाना चालू करते हो चाहिए 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 चाहिए, तो भैया ठीक है व्यवस्था बना रहे हैं, एडमिशन दे देते हैं। आके फिर वही गलती, हम बोलते हैं गलती मत करना, बोलते नहीं करेंगे गलती, जो स्कूल की किताबें यही पढ़ना, दूसरी किताबें मत पढ़ना। हम आपको समझाते हैं, समझा के फिर भेजते हैं, बोलते हैं हाँ जी गलती नहीं करेंगे, एडमिशन आपको दे देते हैं। आकर के आप फिर वही काम करते हो, स्कूल का बस्ता बीच में ढो रहे हो और नई किताबें, दूसरों की किताबें पढ़ना चालू कर देते हो। समझो ना मामला क्या है। अपनी किताबें निकालो, हमारी किताब में क्या लिखा है, कौन कौन से दमन है, कौन कौन सा कुछ है, कहाँ असहजता है, उसको पढ़ो, होश पूर्वक पढ़ना। पढ़ इधर रहे, दिमाग कहीं और जा रहा है, तो मतलब किताब तो पढ़ी नहीं गई। अरे किताब पढ़ते हो तो होश चाहिए, हियर एंड नाउ, वहीं के वहीं रहना किताब पढ़ते समय, हियर एंड नाउ। काम वासना में जब जाओगे तो हियर एंड नाउ, होश पूर्वक रहना, द्वंद्व मत पढ़ना। अरे वो किताब तो ऐसे बोलती है, मेरी किताब में ये लिखा है, वो किताब ऐसा बोलती है, ऐसा लिखा। अरे अपनी किताब देखो ना होशपूर्वक, वहां दूसरे क्यों मिक्स कर रहे हो, द्वंद्व क्यों पैदा कर रहे हो? द्वंद्व मत पैदा करो, किताब को ठीक से पढ़ो होशपूर्वक, तो वह काम वासना जो है प्ले हो रही है, होशपूर्वक जाना जा रहा है, स्खलन होगा ना, मुक्ति का मार्ग बन जाएगी। इन्फ्लुएंस आते रहेंगे, आपके भीतर दमन है तो उपभोक्तावादी संस्कृति जो है आपके इन्फ्लुएंस का प्रयोग करेगी। वह एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जाएगी कि यह खरीदो, वह खरीदो, वह खरीदो, वह खरीदो। वह तो चाहती है, उसका अपना काम है, उसको काम है कि आप कुछ भी देख रहे हो, आपको कहीं से भी एडवर्टीजमेंट देनी है, एडवर्टीजमेंट की डिलीवरी आपको देनी है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो। उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, उन्हें क्या लेना देना, उन्हें क्या लेना देना कि ये पोर्न क्या है। वो उनका काम है कि क्या चल रहा है, तुम क्या देख रहे हो, उसके बीच में उसको ऐड डालनी है। तुम पोर्न देख रहे हो तो पोर्न की ऐड डालेगी, तो इस पोर्न को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों बढ़ावा मिल रहा है? कि उसकी ज़रूरत है, सप्रेशन है, तो उसको जो डिमांड एंड सप्लाई है तो उसको कोई सप्लाई दी जाएगी। जो पोर्न को डालेगा उसको भी तो पैसा मिलता है ना,
वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जो डालेगा उसको भी तो पैसा मिलेगा ना। और जो ऐड डालेगा भाई वो जो संस्थाएं उसको डालने दे रही हैं पोर्न की ये चीज़ें, इसलिए डालने दे रही हैं कि डालो, और चलेगा तो भाई हम इसमें ऐड डालेंगे तो हमारे खर्चे निकलेंगे। इस प्रकार से चलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत बहुत लंबा सर्कल होता है कि क्या चीज़ कहाँ से जुड़ी, कैसे जुड़ी। जो ज़्यादा चल रहा है वहाँ से अपना मार्केटिंग, कॉर्पोरेट कल्चर उसको उपयोग कर लेगा। भाई धर्म ज़्यादा चल रहा है ना, मेडिटेशन ज़्यादा चल रहा है ना, तो मेडिटेशन बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है। स्ट्रेस रिलीज रिलीज प्रोग्राम है ना, ऐसा कुछ। हाँ कोर्स, उससे कोर्स कंसंट्रेशन बढ़ाने का कोर्स, मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स मोटी है ना। और भी बहुत सारे कुछ हैं, सारे कोर्स बिक रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई। लोगों को मुक्ति थोड़ी ना चाहिए, लोगों को शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, है ना, मैनिफेस्टेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, जिससे सफलता मिले। और सारी सफलता यहीं छोड़ के फिर चले जाते हैं। अरे भाई सफलता चाहिए, उसके लिए इतनी मेहनत करी, सफलता हासिल करी, तो सफलता लेके जाओ ना साथ में। सफलता यहीं बैंक में छोड़ के चले जाते हो। बैंक वाले परेशान हैं इंडिया के, वो लाखों करोड़ रुपया बोलते हैं पड़ा हुआ है, लाखों या हजारों करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, ढूंढ रहे हैं कि इसको जमा किया है, वो बंदा है क्या, बोले मर गया, उसका नामिनी क्या, बोले नामिनी नहीं है। ढूंढ रहे हैं उनको, वो भाई कोई क्लेम तो करो, क्लेम करो। हाँ, बड़ी सिद्धियां की, बड़ी ताकत लाई, बड़ा जोड़ा जाड़ा, हाँ, बड़ी सफल हुए, तो अपनी सफलता को साथ में लेकर जाओ ना। सफलता बैंक में छोड़ के चले जाते हो, नॉमिनी भी नहीं है उसमें, हजारों करोड़ रुपया बैंकों में पड़ा है, सरकार परेशान है, क्या करें। गुस्से में सरकार ने कह दिया हम परेशान हो गए, पैसा सरकार यूज कर लेगी। बाद में समझ में आया अरे क्या यूज करना, पड़े रहने दो भाई। नहीं वो पैक पड़ा है, यार को ढूंढो डांडो, बैंक वालों को तक डंडा मारे, तो ढूंढो भैया किस किस का पैसा है ना, उनके नामिनीस को ढूंढो, उनको डंडा मारो, बेवकूफ साले, अपने तुम्हारे बाप दादे पैसे जमा करते, उनमें होश नहीं है, ले जाओ। बैंकें ढूंढ रही हैं, बैंक वालों को डंडे पड़ रहे हैं कि तुम ढूंढो उनको पैसा दो जिनका पड़ा है। छुप के जमा करवाया। हाँ, उन्हें छुप अपनी सफलता अर्जित करिए, और सफलता यहीं छोड़ के चले गए। सफलता अपने साथ लेके जानी चाहिए ना, छोड़ने के लिए ले जाते हो। तो ऐसी ये सफलता कैसे हुई भाई, जो सफलता यहीं छूट जाती है, सफलता कैसे हुई? सफलता यहीं छूट जाती है, सफलता हुई कैसे? अरे ये यूटिलिटी, उपयोगिता है। धन कमाना चाहिए, अपने उपयोग के लिए कमाना चाहिए। सफलता है, धन सफलता है, यदि उसको कमाओ और उसका उपयोग कर लो तो सफलता है। घूमो फिरो, साधना की गतिविधियां करो, रिटायर्ड लाइफ जियो, कुछ अच्छे ढंग से जियो, तो सदुपयोग है, वह जो सदुपयोग है। तो जो है उपभोक्तावादी संस्कृति है। क्यों है? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई। ओशो ने कहा था ना, 60 साल पहले कह दिया था ना, जाग जाओ अभी मौका है, नहीं जागे ना किसी की गलती है। उन्होंने बता दिया था ना, जनसंख्या कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, कोई भी कड़े कानून लाओ, कुछ भी लाओ, बर्थ कंट्रोल कर दो। भगवान बच्चे देता है, खुदा बच्चे देता है, फालतू बातें बंद करो। ओशो ने बोला था ना, बच्चे तुम पैदा करते हो, होश रखो, थोड़ा होश लाओ जीवन में। सरकारों से कहा तुम होश लाओ जीवन में। सरकारों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, कानून लाए, लेकिन कानून लचर कानून थे, ठीक से काम किए नहीं। थोड़े स्ट्रांग कानून आए तो जनता विरोध में हो गई। ऐसा स्ट्रांग कानून बनने थे तो सिस्टमेटिक होने थे, वर्ल्ड वाइड हो जाने थे। ओशो जैसे महापुरुष ने, सदगुरु ने कहा पूरी दुनिया को सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा मतलब कर लो भाई। वो विजनरी व्यक्ति हैं, तुम तो विजनरी नहीं हो ना, होगे बड़े नेता लेकिन विजनरी तो नहीं है ना। विजनरी तो कोई सदगुरु होते हैं। सदगुरु ने कह दिया तो कह दिया, सरकारों को चुपचाप फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ना। उन्होंने कह दिया विजनरी वो हैं, तुम थोड़ी विजनरी हो, तुम्हारे वैज्ञानिक थोड़ी ना विजनरी है। वैज्ञानिकों ने इतना कुछ बनाया, उससे तो विध्वंस हो रहा है। विजनरी होते तो वो बोलते ना कि ये ऐसी चीज़ बनती है लेकिन विध्वंस करती है, हम नहीं देंगे, नहीं बनाएंगे। जैसे ऋषि मुनि होते तो उनके पास सारे विज्ञान थे, लेकिन बोलते थे ये ऐसा ऐसा है लेकिन हम बनाएंगे नहीं। ऐसे बन सकते हैं बम, और ये ऐसे विमान बन सकते हैं, ऐसे फलाने बन सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेंगे। क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे? मिसयूज होगा, प्रकृति का दोहन करोगे, प्रकृति को नष्ट करोगे ना। सड़कें बन रही, सड़कों को चौड़ीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण के नाम पे किनारे के करोड़ों पेड़ कट जा रहे हैं। अरे सड़कों का तो छोड़ो, जंगल जो सरकारी जंगल हैं उसके अंदर जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। कागजों में रिपोर्ट कुछ है, एक्चुअल रिपोर्ट कुछ है ना।
सब जिम्मेदार हैं। सरकार का मतलब हम भी सरकार हैं। आदमी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सरकार का मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मतलब जिम्मेदार हम सब हैं, पूरा समाज, पूरी मानवता, हर मनुष्य जिम्मेदार है। कोई सरकार वरकार जिम्मेदार नहीं होती। सबकी गलती है। प्रकृति का विनाश हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। हम बोलते हैं ना पानी का मिसयूज़ मत करो, मिसयूज़ मत करो, तब भी हम देखते हैं किसी किसी वॉशरूम से खूब आवाज़ आती है पानी की। समझ में आता ही नहीं कि पानी का मिसयूज़ नहीं करने का है ज़्यादा। सीखो, है ना, सीखो। फिर कैसे करोगे? 1-1.5 साल के अंदर सब हर पानी का बिल आने वाला है लीटर के हिसाब से। विद इन 1.5 साल के अंदर भारत में, 3 साल के अंदर पूरी दुनिया में बिल आएगा। आप जितने लीटर पानी यूज़ करोगे उसका पैसा देना पड़ेगा, किसी भी टैप से आप निकालो। 3 साल के अंदर, 3 साल लगेगा नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा। अभी से आदत सुधार लो ना। पानी का आपको पेमेंट देना है लीटर के हिसाब से, उसकी कीमत बढ़ती जानी है। लेट से लेट होगा तो 3 साल लगेंगे पूरी दुनिया में। पानी का आपको पैसा पे करना है। समझिए कुछ जगह में तो ड्रेनेज का भी हाँ, वो जो ड्रेनेज का भी बिल आएगा। ड्रेनेज का भी बिल आएगा, क्योंकि उसमें देखो उसका जो है उसको जो है रीहार्वेस्टिंग करनी है या फिर उसको रिसाइकल करना है। वाटर रिसाइकलिंग जो है वो सबसे बड़ा एक काम होने वाला है कि वाटर रिसाइकलिंग यदि हम नहीं कर पाएंगे तो इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट जो है हमारा बहुत वीक है। अभी वाटर मैनेजमेंट को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अभी पूरी दुनिया को इसी पे ही काम करना है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकल और पानी बचाने की जागृति, पानी पे ही काम करना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी है। पानी का नियमन करना, वह चेतना जगाना। हम जो है बहुत मिसयूज़ करते हैं, इसलिए हम जो है बार बार लोगों को बोलते हैं कि पानी का मिसयूज़ मत करो, आदत सुधारो अपनी। देखते हैं हम धड़ आता है, बार बार फ्लश करते हैं। अरे भाई 50 ग्राम सुसु को 6 लीटर 10 लीटर पानी में बहाने की क्या ज़रूरत है? एक मग्गा पानी डाल दो ना। अरे खुद ही रह रहे हो, 3 बार जाके एक बार फ्लश करोगे तो भी तो क्या बुराई है? 3 बार जाने के बाद फिर एक बार फ्लश करो, सुसु ही तो कर रहे हो 50 ग्राम, उसके लिए 10 लीटर पानी बहाओगे। सीखो ना कुछ। वो नल खोल के फुल में खोल के हाथ धोते हैं, फुल खोल के हाथ धोते हैं, ये कोई तरीका है? अरे जरा सा खोलो और कम में हाथ धुल जाता है। वो खुला पड़ा है नल और ब्रश कर रहे हैं, पानी बह रहा है। अरे एक मग्गे पानी में बड़े आराम से अच्छे से पूरा ब्रश हो जाता है। मग्गा भर लो, उसमें कर लो ना, सीखो ना। होश लाओ ना जीवन में। बेहोशी सब जगह है, बेहोशी सब जगह है। हमारे नॉर्मल जीवन में ही बेहोशी है। बेहोशी में तो होश आएगा तो हमारे पूरे जीवन जीने के ढंग बदलेंगे। पूरे जीवन में होश लाना है। अब वाटर मैनेजमेंट का आप होश नहीं ला सकते और साधना में होश की बातें करते हो आप, हैं? आपका गैस है तो गैस मिसयूज नहीं होना चाहिए, गैस जल रहे हैं व्यर्थ में, ये आप होश नहीं ला सकते और साधना में होश लाना है, तो जरूर होश में भी फॉल्ट होगा कुछ। जो साधना के होश भी है ना, वो भी वर्चुअली होंगे, पता चला, एक्चुअल नहीं होंगे। होश आएगा तो सब जगह होगा ना, होश पूरे जीवन में फैलेगा ना, वही तो प्रमाण है ना। प्रमाण ये है कि होश आपके पूरे जीवन में फैलेगा, पूरे जीवन पे होश फैलेगा, तभी वह साधना मुक्तिदायी तब होगी जब आपका प्रतिक्षण होश के साथ होगा। पूरे जीवन पे यदि साधना नहीं फैली तो वो साधना नहीं है। इंटेंस मेडिटेशन कोई मुक्तिदायी साधना नहीं है। साधना आपके पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए, पूरी दिनचर्या पे फैलनी चाहिए, तभी वो साधना मुक्तिदायी होगी। और साधना का जब चिंतन होगा, प्रवचन होगा, ये बातचीत होगी तो उसमें आपके जीवन के सारे एस्पेक्ट आएंगे, काम वासना भी आएगी। ओशो ने जब संभोग से समाधि पर प्रवचन किया, पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि गलत है, कोई धर्म है। अरे धर्म तो वहीं से शुरू होता है। भगवान शिव कहते हैं धर्म कहाँ से शुरू होता है? जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से धर्म शुरू होता है। तुम किसी हाइपोथेटिकल यात्रा पे नहीं जाना। भगवान शिव कहते हैं तुम जहाँ खड़े हो पहले अपने आप को स्वीकार करो कि यह मैं हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, ऐसा हूँ। तुम्हारी धारणाएं जो बोलती हैं, धारणाओं के हिसाब से पहले अपने आप को देख लो कि मैं ऐसा हूँ, स्वीकार करो कि मैं ऐसा हूँ, और यहाँ से यात्रा करनी है। बार बार अपने को बताओ, देखो मैं कामी हूँ, देखो मैं क्रोध उठा, मैं क्रोधी हूँ। क्रोध करो और अपना मैं क्रोधी हूँ बता दो, देखो देखा मुझे मैं कितना क्रोधी हूँ, 1 नंबर का क्रोधी हूँ, मेरा अपने पे कोई बस भी नहीं चलता, 1 नंबर का क्रोधी हूँ मैं, गड़बड़ आदमी हूँ। मुझे समझदार आदमी मत समझना, क्रोधी हूँ, आपे के बाहर हो जाता हूँ।
अब बोलो लोगों को, मैं ऐसा हूं, स्वीकार करो और ये बताओ भी, तो अंदर से जागरण पैदा हो। जब अपने आप को, अपनी रियलिटी को हम स्वीकार करेंगे तब तो आप बदलाव कर पाएंगे। भगवान शिव यही कहते हैं। तो साधना में पहले अपना जो हो उसको तो स्वीकार करो कि जो है सो है, स्वीकार करो ना। पाप पुण्य की क्या बात है भी, ऐसा तो है, ये हमारे साथ है, ये स्थिति है, और वहीं से तो शुरुआत होगी ना। जब समस्या को हम समझेंगे, समस्या को जिएंगे, है ना, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। समस्या कुछ है, सॉल्यूशन हम कुछ और निकाल रहे हैं। काम वासना से ग्रस्त हैं और समाधि को ढूंढ रहे हैं। अरे काम वासना को क्लियर करो, ठीक से अपना उसको करो, उस ऊर्जा को मुक्त करो, वही जाके समाधि बनेगी। काम ऊर्जा जो राम ऊर्जा बनेगी। नहीं जी, काम ऊर्जा तो पाप है, हमें राम ऊर्जा चाहिए, हमें तो समाधि चाहिए। नहीं मिलेगी समाधि, खजाना वहीं पड़ा है। खजाना वहीं पड़ा है, उस खजाने को वहां से मुक्त करो, उसको ले जाओ। वो खजाना जैसे उस जगह पे पहुंच जाएगा, वही समाधि कहलाएगी। वही ऊर्जा जो काम में पड़ी है, वही ऊर्जा शस्त्रार में आएगी, दशम द्वार में आएगी, तो वही समाधि कहलाएगी। अलग से कोई समाधि थोड़ी ना आएगी, स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो उपभोक्तावादी समाज है, वह इसका प्रयोग कर रहा है, पूर्ण आएगा, ऐसा ही चलेगा, संसार ऐसा ही चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड है ना। आप भीतर पौर्ण को ही तो जी रहे हो, अपने दिमाग को खोल के, खिड़कियां खोल के देखो ना, पौर्ण ही तो चल रहा है। क्या गुरु जी सबसे बड़ा विकार यही है स्त्री और पुरुष के लिए जो ये विकार है? वही तो बात गलत हो रही है कि सबसे बड़ा विकार यही है। विकार है तो ठीक है, विकार के साथ जूझते रहो, लड़ते रहो, लड़ना चाहिए। विकार है तो लड़ना चाहिए, लड़ते रहो, लड़ के मर जाओ, अगले जन्म में बस्ता उठाओ, फिर अपना तलवार ठीक करो, तलवार में धार लगाओ। विकार है, सबसे बड़ा विकार है, उसे लड़ाई करनी है, जीतोगे कभी नहीं। अरे विकार नहीं है, अगर इसका दमन करें, ये विकार नहीं है। अरे परमात्मा की बनाई चीजें कैसे विकार होगी? आप विकार से पैदा हुए ना, आपके मम्मी पापा बड़े विकारग्रस्त थे, इसलिए तो आपको पैदा किया उन्होंने। वो विकारग्रस्त नहीं होते तो आप पैदा कैसे होते? आप विकार की पैदाइश हो ना। देखो आप बोल क्या रहे हो, आप अपने आप को गाली नहीं दे रहे हो, खुद को गाली नहीं दे रहे हो। ये विकार कैसे हो गया भाई? ये विकार है। अरे ऊर्जा कोई विकार है? परमात्मा की ऊर्जा, तुम हो ही ऊर्जा। तुम अपने आप को गाली दे रहे हो, तुम हो ऊर्जा और कुछ नहीं है। तुम्हारी बीइंग क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम एनर्जी हो, अपने आप को गाली दे, ये विकार है जी। अरे विकार के वही ऊर्जा है, तुम ही हो वह। मुझ में काम वासना है जी। अरे तुम में काम वासना नहीं है, तुम काम वासना हो गए थे। तुम में काम वासना नहीं है, तुम काम वासना हो गए थे, क्योंकि तुम ऊर्जा हो। ऊर्जा तुम वहां पहुंच गए तो तुम वो हो गए। तुम जहां पहुंचते हो वहां हो जाते हो। तुम काम वासना हो गए थे, तुम चाहो तो तुम समाधि हो जाओ। तुम में समाधि फलेगी, कहाँ की फालतू की बात करो, तुम में समाधि फलेगी। अरे तुम समाधि हो जाओगे, तुम वहां पहुंचोगे तो तुम समाधि हो जाओगे। तुम यह हो, ये 3.5 फीट की काया हो। अरे तुम ऊर्जा हो, ये काया वाया तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, नाम रूप तुम नहीं हो, तुम ऊर्जा हो। तुम मूलाधार में पहुंच गए तो काम बन गए, तुम सहस्त्रार में पहुंच गए तो तुम समाधि बन गए। तुम में समाधि थोड़ी ना फलित होगी, तुम समाधि हो जाओगे। तुम काम वासना हो जाते हो, काम वासना सबसे बड़ा विकार है, तो तुम सबसे बड़े विकार हो कि तुम ही तो काम वासना होते हो ना। कहाँ का द्वैत, कहाँ का द्वंद्व की मैं हूं जी और काम वासना जी, कोई दो है यहाँ पर? एक ही है। कभी तुम काम वासना हो जाते हो, कभी तुम समाधि हो जाते हो, कभी तुम काम हो जाते हो, कभी तुम राम हो जाते हो। राम को ढूंढोगे, राम मिलेगा तो राम के साथ ताश खेलेंगे। अरे तुम राम हो सकते हो, राम के साथ बैठ के ताश नहीं खेल सकते। राम के दर्शन हो गए, राम के दर्शन होंगे, तुम हो गए और राम होंगे। अरे तुम राम हो जाओगे। राम होना है, तुम काम हो, स्वीकार करो कि तुम काम हो। जब काम हो तो फिर धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन होगा तो तुम राम हो जाओगे। कोई तुम में काम वासना है और राम को जपना है, राम को रटना है, रट लो राम। क्या पागलपन में पड़े हो? अरे तुम काम हो और तुम्हें राम होना है। जेंडर का क्या रोल है? जैसे आजकल बहुत एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी भी है, जेंडर का क्या रोल है? हाँ, जेंडर का रोल देखो, ये तो फिजूल की बातें हैं, ये जो बहुत सारे गार्बेजेस वगैरह चलते हैं ना। अब जेंडर का रोल ये है कि बस स्त्री पुरुष है, अपने उसको स्वीकार कर लें। मार्ग दोनों का अपना निकला हुआ है ना। तंत्र में तो दोनों को बराबर स्वीकार किया गया है।
तंत्र में दोनों को बराबर स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। स्त्री जो है पुरुष को परमात्मा के रूप में देखेगी, पुरुष स्त्री को माँ के रूप में देखा, देवी के रूप में नहीं, माँ के रूप में। देवी से बड़ा शब्द है माँ, माँ बड़ा शब्द है, परिपूर्ण शब्द है माँ, है ना। ये अलग बात है कि आपके माँ बेटों के रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहे अब, तो माँ के प्रति वो भाव नहीं रह गया, लेकिन वह किसी अल्टीमेट माँ की बात हो रही है, इस माँ की बात नहीं हो रही है। तो माँ अपने आप में परिपूर्ण होती है। तो इसीलिए पुरुष परमात्मा है, देवी माँ है, लेकिन झुकेगा कौन? पुरुष झुकेगा, चरणों में झुकेगा, लिटरली प्रणाम करेगा, दोनों चरणों में सिर रखेगा, दोनों चरणों में सिर रख के प्रणाम करेगा, और उसके बाद में वह काम को आगे ले जाएंगे तंत्र की विधि के माध्यम से, और वह काम जो है राम में बदल जाएगा। उस टाइम दोनों की ब्रीथ एक ही लय में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम होगा तभी होगा, बाकी नहीं होगा। वैसे नहीं हो सकता। वही तो वहाँ वह परीक्षा है, वह कसौटी है कि दोनों की ब्रीथ एक बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रयास से नहीं, अपने आप आएगी, प्रयास वाला चक्कर नहीं है वहाँ पर। वह अंतर की भाव दशा सहजता परिपूर्ण होगी, वहाँ दो खत्म हो जाएंगे, दो खत्म हो जाएंगे तो फिर वह जो है दोनों की ब्रीथ एक लय में हो जाएगी, बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएगी, एक बराबर ब्रीथ होगी। तब जो है दोनों के मन भी एक होंगे, तभी तो मन एक होंगे ना। दोनों के मन एक कैसे होंगे? जब तक ब्रीथ एक नहीं होगी, ब्रीथ का पैटर्न सेम नहीं हुआ, तो दोनों के मन अलग अलग रहेंगे, अलग रहेंगे, द्वंद्व बना रहेगा, तो एक का तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। अब कोई आपको जादू कर रहा है, कोई आपको हिप्नोटाइज कर रहा है ना, जो कोई जादू करने वाले लोग रहते हैं ना, जादू कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं। हैक करने के लिए पहले क्या करेगा? आपकी ब्रीथ को वॉच करेगा, वो पहले आपकी ब्रीथ को वॉच करेगा और अपनी ब्रीथ को आपकी ब्रीथ के बराबर ले आएगा। जैसी आपकी ब्रीथ है वैसी ब्रीथ को, उसके पास वो दृष्टि होती है, दूर से भी आपकी ब्रीथ को वॉच कर लेता है। वही तो उसकी ट्रेनिंग है ना, उसकी ट्रेनिंग क्या है जादू की, वही तो ट्रेनिंग है। आपको हैक करना है तो वो दूर से भी पहचान जाता है कि आपकी ब्रीथ कैसी चल रही है। आपकी ब्रीथ जैसी चल रही है ऐसी ब्रीथ खुद की कर लेगा, वो ब्रीथ कर लेगा तो आप और वो जुड़ जाओगे तो फिर आपको जैसा वो सजेस्ट करेगा वैसा वो करेगा। बोलेगा जा कूद जा गड्ढे में, आप कूद जाओगे। बोलेगा सुसाइड कर लोगे सुसाइड। बोलेगा नाचने लगोगे। हायर लेवल का कोई बंदा होगा तो वो शायद ब्रीथ ना सेट कर पाए। हाँ, गुरु नानक देव गए थे कहाँ पर? वो आसाम में है ना, कौन सा है? आसाम में देवी है कामाख्या मयांग वगैरह, उधर गए थे। वहाँ पर जो है एक स्त्री थी, बहुत बड़ी जादूगरनियों का इलाका है, जादूगरों का इलाका रहा है वो जादूगरनी ने देखा, ये अपना गए वहाँ बैठ के एक शिला पे, गुरु नानक देव अपना मस्त ध्यान में बैठे। उसने अपनी चुलाई जादू वादू ये वो ब्रीथ को करने की कोशिश करी, सारे प्रयोग कर लिए, थक गई, हार गई, कुछ नहीं हुआ। बाद में पहुंच गई, बोले महाराज हो कौन तुम, ये तो बताओ। मैं इतनी बड़ी जादूगरनी, मैं तो अच्छे 30 बार खा निपटा दिए, कोई आज तक मेरे से बचा नहीं, तुम हो कौन? बस में आए नहीं, 1% भी बस में नहीं आए। मैंने कहा सिर हिला, तो तुमने सिर तक नहीं हिलाया। हाँ? अरे सिंपली कोई बंदा जा रहा है, उसके पीछे पीछे जाओ, उसके यहाँ पे देखो, चेती बोलते हैं इसको ना, ये वाले हिस्से पे देखो, देखते चलो, दोनों आंखें गड़ा के चलो। हाँ? 5 मिनट बाद बोल ठहर जा, वो ठहर जाएगा। पीछे मुड़ जाएगा 5 मिनट में। वो कॉमन में ना, हम आपकी बात करें, आपको नहीं आता है तो भी आप कर सकते हो। और वो जो है जादूगरनी बोले मैं तो सबसे बड़ी जादूगरनी हूँ वर्ल्ड की, और बस में आए नहीं, महाराज हो कौन? पहली बार हाथ जोड़ रही हूँ किसी के, मेरा अहंकार बहुत ज़्यादा है, बताओ तो हो कौन? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, एक सहज बंदा हूँ। मैं कौन हूँ? एक सहज बंदा हूँ, द्वंद्व नहीं है भीतर, तुम द्वंद्व को हैक करती हो, मेरे भीतर में द्वंद्व है ही नहीं, हैक किसको करोगी? एक पक्ष विपक्ष रहता तो एक के विरोध में एक को हैक करोगी, ऑपरेट करोगी, है ना। तो जादूगर ऐसा करते हैं। अब जो है वहाँ पर लयबद्धता बहुत जरूरी है। लयबद्धता में क्या होगा? दोनों एक हो जाएंगे और दोनों प्रेमपूर्ण हैं, दोनों सहज हैं। वहाँ पर यदि जो द्वंद्व है पूरी तरह से गिर जाएगा, एकत्व घटित होगा। उस एकत्व की भाव दशा में, उस रिदम में, उस सुयोग में, उस सुसंगीत में 48 मिनट तक बने रहना है। वह सुसंगीत चलेगा, वह सुयोग होगा, तो कोई विक्षेप वहाँ आ नहीं सकता, वहाँ विक्षेप घटित नहीं हो सकता। इसलिए तंत्र की विधि यदि ठीक से प्रयोग की जाए ना तो असफल नहीं होती है, परफेक्ट
परफेक्ट हो, परफेक्ट गुरु हो, परफेक्ट व्यवस्था हो तो असफल नहीं होती। 48 मिनट हो जाएंगे, पार हो जाओगे। तंत्र के बहुत सारे शिविर हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सब के सब गड़बड़, स्वामी जी, दोनों का जो सब के सब गड़बड़, एक भी बुद्ध नहीं हुआ उसमें। स्वामी जी, सेम सेक्स जो रिलेशनशिप्स होती हैं फिर उनका कैसे ये एनर्जी का सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है, अब बोलेंगे तो कानूनी समस्या हो जाएगी, नहीं बोलेंगे। क्या है? एबनॉर्मलिटी है, पागलपन है। कैसी एबनॉर्मलिटी है? सबसे वर्स्ट गंदी एबनॉर्मलिटी है। गंदी में गंदी एबनॉर्मलिटी क्या है? होमोसेक्सुअल और क्या लेस्बियन, क्या बोलते हैं, लेस्बियन है ना? हाँ, सबसे गंदी एबनॉर्मलिटी। इससे गंदी एबनॉर्मलिटी हो ही नहीं सकती। इसको अप्राकृतिक कहा जाता है, अप्राकृतिक, है ना? अननेचुरल है, सबसे गंदी एबनॉर्मलिटी है। वो कुछ भी कर ले, उनकी मुक्ति हो ही नहीं सकती, वो कोई वे ही नहीं है। वो गड्ढे में है, उसके बाद कुछ करेंगे तो क्या करेंगे? और गहरे गड्ढे में जाएंगे, और कुछ करेंगे तो और गहरे गड्ढे में जाएंगे, उसके बाद और गहरे गड्ढे में जाएंगे। कहाँ तक नीचे जाएंगे? बोले अंतिम खाइए, बस गिरते ही जाएंगे वो। उसके बाद और गिरेंगे, उसके बाद और गिरेंगे, उसके बाद और गिरेंगे, उसके बाद और गिरेंगे, उसके बाद और गिरेंगे। गिरते ही जाना है, उनका काम गिरना है। कब उठेंगे? कभी नहीं उठेंगे, गिरेंगे। हाँ, बट वो तो कहते हैं कि ये फिजिकली प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी है। हाँ, वो डॉक्टर कहते होंगे ना, डॉक्टर ज़्यादा ज्ञानी है। बुद्ध पुरुषों को कितनी अकल, बुद्ध पुरुषों की अकल कितनी, सबसे महान तो डॉक्टर होता है ना? बुद्ध पुरुषों की अकल कितनी, सदगुरुओं की, अवतारों की अकल कितनी, है ना? स्वामी जी, एक क्वेश्चन था, जैसे अभी बात चली सेक्स डिजायर की। हाँ, जी, जैसे बात चली सेक्स डिजायर की, तो जैसे ये काम पसंद होती है, ये भी एक लेसन है। जैसे किसी में अहंकार ज़्यादा होगा, ईगो ज़्यादा होगा, किसी में धन कमाने की लालच ज़्यादा होगी, वैसे किसी में क्या सेक्स डिजायर ज़्यादा होगी, तो क्या एक लेसन है, तो इसको पूरा करना है। और जैसे मान के चलिए किसी में अगर बचपन में काम पसंद बहुत ज़्यादा रही हो और उसने उसका दमन कर दिया, मतलब वो बीज था उसको मार दिया, तो क्या उस सर्कल को पूरा करने के लिए दोबारा उसको आना पड़ेगा? हाँ, ये प्रश्न काम का है। अब यदि सेक्स बच्चे को उठा, कई बच्चों को बहुत सेक्स उठता है, कारण पिछले जन्मों की साधनाएं ज़्यादा हैं, ऊर्जा ज़्यादा है, और शुरुआत में वो नीचे के केंद्रों में ही रहेगी। शुरुआत में बच्चे को सेक्स ज़्यादा हो रहा है, बच्चा बहुत सेक्सुअल है, मतलब पिछले जन्म का बड़ा साधक है, योग भ्रष्ट है ना, तभी तो जन्म लिया ना। योग भ्रष्ट होना अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात है। क्या प्रार्थना की जाती है? हे परमात्मा, हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो पिछले जन्म का योग भ्रष्ट पैदा हो, है ना? यदि योग भ्रष्ट न हुआ होगा, उसका योग फलित हो गया होगा, तो पैदा हो सकता है क्या? वो तो मुक्त हो गया, वो कैसे पैदा होगा? मतलब जिसका योग घटित हो गया और बाद में भ्रष्ट हो गया, वो हमारे यहाँ पैदा हो। पैदा होगा तो वो बच्चा कैसा होगा? बड़ा कामुक होगा, कामुक होगा, और फिर उसको इन्फ्लुएंस आएंगे, इन्फ्लुएंस आएंगे तो क्या करेगा? काम का दमन कर देगा, वो काम का दमन कर देगा। दमन करेगा तो फिर क्या करेगा? वो ऊर्जा जो है कहीं और रास्ता ढूंढेगी, पागल हो जाएगा धन कमाने के लिए, पागल हो जाएगा राजनीति में, ऊर्जा को डाइवर्ट करेगा, किसी दूसरी जगह करेगा। उन ऊर्जाओं को कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, दमन करेगा तो दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, निकास करना पड़ेगा। क्रोधी हो जाएगा, गुंडा हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा, फिर ऊर्जाएं कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना, तो उल्टा सीधे काम करने लगेगा वह। और जो है ज़्यादा धन क्यों कमाएगा वह? ज़्यादा धन कमा के मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा, वेश्याएं खरीद लूंगा, पहुंचेगा वहीं पर। राजनीतिक बनूंगा, राजनीतिक बन के क्या बनेगा? पावरफुल हो जाऊंगा, तो फिर बहुत सारी स्त्रियों का भोग करूंगा, या स्त्री होगी तो बहुत सारे पुरुषों का भोग करूंगी। होते हैं ना, दिल्ली में हमने सुना पुरुष वेश्या, अभी तो बोलते हैं सब जगह हो गया है, बड़ा कारोबार चलता है, बड़ी डिमांड है पुरुष, यंग लड़कों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऐसा हमने सुना है। जो स्त्रियां हैं, पैसे वाली स्त्रियां हैं, वो जो है उनको ढूंढती रहती हैं, बहुत हैवी पेमेंट देती हैं। स्त्री वेश्याओं की उतनी कीमत नहीं होती, पुरुष वेश्याओं को बहुत हैवी प्रीमियम मिलता है। जो यंग लड़के रहते हैं ना, उनको स्त्रियां उठा के ले जाती हैं, एक बार में लाख लाख के हिसाब से पेमेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त धंधा है, और बताते हैं उससे 10 गुना बड़ा ज़्यादा धंधा है। स्त्री वेश्याओं से 10 गुना ज़्यादा डिमांड पुरुष वेश्याओं की है भारत में, पता है आपको? 10 गुना ज़्यादा डिमांड है, और कितना भी पेमेंट दिया जा सकता है
1000 2000 की बहुत ही नहीं है, लाखों में पेमेंट होता है। सब दमन का परिणाम है। संस्कृति ऐसी है, स्त्री को इतना दबाया गया, इतना दबाया गया, इतना दबाया गया, इतना दबाया गया, तो क्या करेगी? जब उसके पास ताकत आएगी तो अपने यूज करेगी, वो अपने भोगों को पूरा करेगी। अब उसके पास ताकत आ गई, धन आ गया, है ना, उसका प्रयोग करेगी वह। कोई पॉलिटिशियन हो जाते हैं, पॉलिटिशियन वो मिसयूज करते हैं, क्यों? स्वाभाविक है, मनुष्य वही है ना। वही पॉलिटिशियन जिसको देखते हैं कितना अच्छा पॉलिटिशियन, कितना अच्छा बंदा है, इसको वोट देना चाहिए। पुराने पॉलिटिशियन बहुत देख लिए, सब करप्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं, सब ऐसे हैं, इनको नहीं, नया बंदा है, देखो कितना प्यारा है, कितने प्यार से बात करता है, कितना अच्छा है, इसको वोट देंगे, इसको हम जिताएंगे। जीत के बैठ गया पॉलिटिशियन। जीतने के बाद क्या करता है? वही काम करता है जो दूसरे कर रहे हैं, उनसे ज्यादा करता है। उसको मौका नहीं मिल रहा था ना, उसके पास पावर नहीं थी, पैसा नहीं था। अब उसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, अब चाहे अपनी दबी की काम वासनाओं को पूरा कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दमन किया है खूब पैसा कमाएगा। क्यों पैसा कमाएगा? ताकि जब ज़्यादा पैसा हो जाए तो मैं भोग कर सकूं, फिर काम वासना में जा सकूं, मैं स्त्री पुरुष अरेंज कर सकूं, पुरुष वेश्या ला सकूं, स्त्री वेश्या ला सकूं, ज़्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकूं, ये कर सकूं, है ना। क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना भी आजकल जो है ना बड़ा वो विचित्र सा मामला हो गया है। उसमें भी वो धन घुस गया है भाई। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार भी कोई प्यार व्यार जैसा नहीं है, उनमें कुछ ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कि वो बॉयफ्रेंड अच्छा है जो मेरे को गिफ्ट ला के देगा, जो मेरे को कार वाला बॉयफ्रेंड चाहिए या बाइक वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, पैदल वाला बॉयफ्रेंड नहीं चलेगा, है ना। बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए? धनी होना चाहिए, जो मेरे को अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खिला पिला सके, मेरे ऊपर पैसा खर्च कर सके, ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसा गर्लफ्रेंड चाहिए। उसमें भी वो ये चीज़ होगी, प्यार व्यार थोड़े ना है, काम वासना की तृप्ति, उसमें भी गुणा भाग है। ऐसी विकृतियां हो गई हैं, वो उसमें भी सहजता खत्म हो गई। सहजता वहाँ भी नहीं है, अब सहजता है ही नहीं, तो फिर तो इस विशेष सर्कल में फ्रस्ट्रेट होते जाओगे, पागल होते जाओगे, ज़ॉम्बीज़ होते जाओगे। एबनॉर्मल लोग कितने ज़्यादा हो गए। वो यूरोप और अमेरिका में तो बताते हैं कि भाई वो जो है हर मोहल्ले में वो उसकी ज़रूरत पड़ती है साइकोलॉजिस्ट की, है ना। हर मोहल्ले में एक साइकोलॉजिस्ट है और दूसरा साइकोलॉजिस्ट आता है। अरे ये मोहल्ला इतना बड़ा है, एक ही साइकोलॉजिस्ट है, ज़्यादा धंधा चलेगा, वो दुकान को अपनी खोल लेगा और बराबर चलेगा। एक मोहल्ले में तो 5 भी हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा, 5 का काम चलेगा। एक मोहल्ले में, शहर में नहीं, मोहल्ले में 5 साइकोलॉजिस्ट भी हो जाए तो 5 की दुकानदारी, 5 बंगले में रहेंगे, 5 कार मेंटेन करेंगे, 5 धनी रहेंगे। इंडिया में भी होने वाला है। एबनॉर्मलिटी बहुत हो चुकी है यहाँ पर 40%। हाँ, अब ये बताओ कि हमारे पास में जो फ़ोन आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें जो है अपनी प्रॉब्लम की कुछ बात करनी है, ये करना है, वो करना है। उसमें सिलेक्टेड फ़ोनों को हम इसमें कन्वर्सेशन को डालते रहें। बहुत सारे तो हमने डाले भी नहीं। क्यों नहीं डाले? फुल्ली ऑफ है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है ना। बहुत सारे कॉल्स फिर हमने लेने बंद कर दिए कि यहाँ जो है लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, है ना। अब जो है वो फ्री कंसल्टेंसी मिल रही है, वो भी अल्टीमेट मिल रही है, तो क्या चाहिए। तो कई लोग तो ऑफर करते हैं हमको कि हम आपको हाईली फीस देंगे, हमको पर्सनली टाइम दो आप, हम लैक्स में, लाखों रुपए में हम आपको फ़ी देने के लिए तैयार हैं, हमें पर्सनल टाइम दो, हमें कंसल्टेंसी दो, हमें कंसल्टेंसी चाहिए, आपसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी क्वालिटीज़ है ही नहीं, जो आप दे रहे हो वो क्वालिटीज़ 100 साइकोलॉजिस्ट दुनिया के टॉप खड़े हो जाएं तो भी वह नहीं दे सकते जो आप दे रहे हैं। हम आपको लाखों में फीस देंगे, हमें पर्सनल टाइम दो। हम कहते हैं भैया हम कंसल्टेंट नहीं हैं, लाखों रुपया तुम अपने पास रखो, कभी प्रेम से आओगे तो हम फ्री में दे देंगे। तुम लाखों रुपए धंधे की बात करो तो धंधे वाले कहीं और ढूंढो। तो इस प्रकार की समस्या यहाँ भी पैदा हो रही है, यहाँ भी पैदा हो रही है। तो इसको अब इसको यहाँ समाप्त किया जाए ना, मामला तो लंबा खिंचता चला जाएगा फिर। ठीक है, अगले सेशन में तो अगला देखते हैं।